मैं आपको सही बताऊँ हुँ। कि मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे तन्हाई में ले गए अभी ये, मुझे अपार खुशी हुई यार सुखबीर, इससे बड़ी उपलब्धि तेरे जीवन में आ ही नहीं सकती। जेल में तन्हाई में रखा गया हाँ, था। मुझे तन्हाई में रखा गया, तो इन्होंने पूरे समय तन्हाई में रखा मुझे। मेरे साथियों को उनको भी नहीं पता वो अच्छा कर रहे थे आपके साथ। दर्द अपने हाल से तुम्हें आगाह क्या करूँ, जब साँस भी ना ले सकूँ तो आए क्या करूँ। दर्द इस कदर है, शास्त्रों को जितना पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में फिर मैं इसी पे लौट आता हूँ और इनको कोसने लग जाता हूँ। बेचारे उनको पेट भरना है अपना बस। पेट भरने वाले हमारे जो है जो दैनिक मज़दूरी करने वाले, वो गाँवों को वो सँभाले। कौन कह रहा है विकास, विकास? आग लगा दी इस विकास का, तहस-नहस कर दिया हमारा इस बड़ा विकास समझते हैं विकास। काहे का विकास? लड़ रहे हैं आज अपने घरों के लिए। घरों के लिए लड़ तो रहे हैं और क्या है? इससे बहुत बड़ी हम लड़ते शिक्षा के लिए, हम लड़ते रोजगार के लिए कि ना माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। मैं आप इक्वलेस देख रहे हैं। हमारे साथ सुखबीर खलीफा जी हैं। आर्मी से रिटायर्ड वेटरन हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है उनका, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। इससे ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे ये पता है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुखबीर जी क्या हैं। आर्मी से आने के बाद में अखाड़ा एक बनाया मेरे पास और आपकी फ़ोटो पड़ी है। अखाड़े की अखाड़ों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी। हाँ, अक्सर बल का दुरुपयोग करने लगते हैं लोग बाग। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बोला, फिर वो शास्त्रों की बात आ जाती है, विद्या विवादाय धर्ममादाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत विपरीत वेद जानाय दानय च रक्षणाय। जहाँ दुष्ट मनुष्य की विद्या विवाद के लिए होती है, धनुष का घमंड के लिए होता है, ताकत दूसरों को दुखी करने के लिए होती है। वहीं जो सज्जन पुरुष होते हैं, विद्या उनके ज्ञान के लिए होती है, धन उनका दान के लिए होता है और ताकत समाज की रक्षा के लिए होती है। तो अक्सर क्या है, जब संस्कार नहीं होते, उस तरह का ज्ञान नहीं होता, तो अक्सर बल का दुरुपयोग करने लगते हैं और वो जहाँ-तहाँ से वो शोषण का आधार बनने लगता है, क्योंकि ताकतवर आदमी का सब सहारा लेने लगते हैं। और मैंने जब 2003 में मैं पेंशन आया तो मेरा अखाड़ा था, अखाड़ा मैंने बना लिया था और आया था उसमें मैंने अपनी जो मुझे पेंशन में पैसे मिले थे, ढाई 3 लाख रुपए, हुँ, हुँ। उसमें से मैंने सवा लाख रुपए का गद्दा लेके आया था मैं कुश्ती के लिए। जी, जी, जो प्रोफ़ेशनल होता है। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि उसको सरकार से उसमें मुझे वो मिल गया था उसमें, जी। और मैं गद्दा पहली बार इस क्षेत्र में गद्दा लेके आया। माइक रिकॉर्डिंग चालू है? ठीक है, ठीक है। हाँ। 2003 में आकर अखाड़ा, तो आप रिटायर हुए थे आर्मी से? 2003 में मैं 2003। 15 साल नौकरी करी मैंने। जी, जी। मैं स्पोर्ट बेस पे कुश्ती में भर्ती हुआ था, हुँ, हुँ, कुश्ती हुँ, के लिए ही। हुँ। तो आकर अखाड़ा बनाया और सही मायने में एक पहलवान बनाने की जिद थी कि भाई नहीं, इस उसको तोड़ेंगे। एक वो बन गया था कि भाई पहलवान जहाँ अखाड़े हैं, वो कब्जा कराना, कब्जा तोड़ाना, उस तरह की बात है उसमें। ज़मीनों पे, स्पेशली वेस्टर्न यूपी में। हाँ, जी, जी। हाँ, दिल्ली तक सब में वही हुँ, हुँ, आप बड़े-बड़े पहलवान को देखेंगे, वो धन के लिए अक्सर जो है। हुँ। तो आगे एक संस्कारिक अखाड़ा, हम सुबह-शाम यज्ञ करते घर पे और बच्चों को वही उस तरह की यही प्रेरणा कि भाई पहलवान बनना ना बनना एक बात है, मनुष्य तो बन सकते हैं पहले। बिल्कुल। मानवता एक मनुष्य का ये धर्म मानवता, अगर मानवता नहीं है, तो फिर दानवता है और दानव हमेशा समाज को दुखी करता है। हुँ, आप कितने बलवान हो जाओ, अगर मानवता नहीं है, तो फिर वो दुखी करेगा उस तरह से। तो अक्सर जब इस तरह के संस्कार नहीं होते हैं, तो फिर आदमी चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर संस्कारी नहीं है, तो फिर वो मैंने कदम-कदम पर वो प्रतिकारी होते देखे गए हैं, अपने विवेक को खोकर, और वो आवेश में आकर दूसरे से काम करते देखे गए हैं। इसलिए सबसे पहले आदमी को मानवता उसके अंदर होनी चाहिए, संस्कार। इसलिए हमारे शास्त्रों में 14 संस्कारों की व्यवस्था थी, उस तरह से भई वो कौन से 14 संस्कार हैं? शुरू से ही जब बच्चे को एक गर्भधारण संस्कार जी, है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जी, 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 सारे जी। संस्कार हैं। हाँ, 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 नामकरण संस्कार है हाँ। और दूसरे जो है पढ़ने का वाला उपनयन संस्कार है। फिर यहाँ तक कि गाय माता को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसके लिए भी संस्कार हैं। हाँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल हमारी संस्कृति में गाय का एक विशेष स्थान है, जो भी चीज़ उपयोगी हुई, क्योंकि हमारी संस्कृति ये ना, ये काम करो, ये फ़ोन ना, क्योंकि ये तो इसको सिर्फ साइलेंट पे कर देते हैं अपना। हाँ। बिल्कुल, इसको अभी मैं कर देता हूँ, अभी कर
मैं इसको ये लगा दिया मैंने। तो क्योंकि हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। संस्कृति क्या है? पहले तो संस्कृति बात करें। जिन परिष्कृत भावनाओं और संस्कारों के आधार पर मानव समाज में इस प्रकार का उदाहरण पेश करता है कि उसका स्वयं का स्वार्थ सिद्ध ना होकर प्राणी मात्र का यथासंभव, मानव मात्र का, प्राणी मात्र का जितना हित हो, इन विचार परंपराओं का नाम संस्कृति है। और इसलिए हम हमारी संस्कृति विश्व में बड़ी संस्कृति है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति एक सुशिक्षा जनित एक ऐसी नीति है जिसमें सभी को पालन होता है। एक एमएन जैकलियार्ड एक है लिखता है बाइबल इन इंडिया में कि भारत उस समय विद्या और सभ्यता के शिखर पर पहुंचा हुआ था जब हमारे पूर्वज अभी वृक्षों की छाल के कपड़े पहनकर अफरा तफरी में इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, सोने की चिड़िया कहलाए अनाप शनाप जब धन आता है तो वहां आलस प्रभात छा जाते हैं और तरह तरह के छोटे छोटे राज्य होने लगे। अब कुव्यवस्था पनपी। हमने भी स्त्री शूद्रो नाधिताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस तरह की कुव्यवस्थाएं चलाकर तो आदमी अपने पतन का भी रास्ता स्वयं और उत्थान का भी रास्ता स्वयं चयन करता है। तो हमेशा सीधी सी बात है, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो शास्त्रों में सारी सामग्री है आपको पर्याप्त मात्रा में। मैंने तो यही पाया है, संघर्ष के लिए सारी सामग्री मुझे उपलब्ध मिलती है शास्त्रों में। जहां कहीं मुझे जरूरत होती है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आदमी के दिल में दिल में जगह पाने का प्रयास करता हूँ, एक विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपके लिए सच्चाई से लड़ाई लड़ सकता हूँ, पर आपको खड़ा तो होना पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा। पीड़ा आपकी है, जाके पैर ना फटी पिवाई, वो कह जाने पीठ पर आई। आपको लगता है कि जो लगातार जो आलस आ गया है लोगों के अंदर, जैसे एक बात और बताता हूँ, जब भी कोई मुद्दा होता है तो जनता ब्लेम करती है कि पॉलिटिशियन ऐसे हैं, है ना? लेकिन जनता कभी खुद को ब्लेम नहीं करती कि मैं आलसी हूँ इसलिए मेरा पॉलिटिशियन ये है, वो कभी नहीं करते वो। देखो जी, ऐसा बोला है, लाख बचाने की कहो और लाख मचाओ शोर, कभी ना बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। कायर और कमजोर सदा दुनिया में दुख पाते देखे, निस्दिन कुत्तों की तरह दर दर पर ठोकर खाते देखे, लुटते देखे, पिटते देखे, बिना खता जेल जाते देखे, कोई कोई तो काले पानी और कोई कोई फांसी खाते देखे। इसीलिए प्रबल की सब जगह, मजबूत की सब जगह, नहीं निर्बल की कहीं सुनाई, कायर और कमजोरों के लिए दुनिया नहीं बनाई। वीर हो गया वसुंधरा, ये धरती केवल वीरों का वर्ण करती है। कायर डरपोक बुजदिल दबा दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, कौन पूछता है? इसीलिए सारे आंदोलन, सारे शास्त्र, सारे धरना प्रदर्शन, सारे शिक्षाविद सिर्फ आदमी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और आंदोलनों का भी एक ही उद्देश्य होता है, धरना प्रदर्शन का एक उद्देश्य हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जागे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक ये बातें पहुंचे और उन बातों पे चिंतन मनन करें तो वो अपना हित स्वयं कर सकते हैं। बाकी आप ये समझते हैं कि भाई समाज में सोए हुए लोग नहीं मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। समाज अक्सर, इसीलिए बोला आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो मान रिपो नास्ति उद्धम समबंधु यम कृत्वा नाव सीदति। आलस के समान आदमी का इस शरीर में कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई दुश्मन है ही नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन इसको मार डाल, खत्म ही कर दे बिल्कुल। कतई। जी, जी, जी। वो कह रहा, वो कृष्ण जी कह रहे हैं, चंचल ही मन है कृष्ण पर्वाती बल में दृढ़। कृष्ण जी, मेरा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चलायमान है, मैं इसको काबू में करना वायु के समान कठिन काम समझता हूं। चंचल ही मन है कृष्ण परमाति बल में दृढ़ तस्य हम निग्रम मन्ये वायु इव सदुष्करम। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तुरंत कृष्ण जी पकड़ते हैं बात को कि कमजोरी छा रही है और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, नासन से महाभावो मनो दुर्निगम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है मुझे, परंतु अभ्यासेन तू गृह्यते वैराग्य से गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मन चंचल है, मन हटीला है, मन कुटिल चाल चलता है, परंतु इस पर भी सारा योग का इसी के लिए है, सारे यज्ञ इसी के लिए है, फिर वही शास्त्रों की सामग्री इसी के लिए है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। मुक्ति का भी कारण। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित, मन सन और कोई शत्रु हृदंगा है। मन ही से मीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है।
मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में भी गंगा है। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं आपको सही बताऊं हुँ, कि मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे तनाई में ले गए अभी ये, मुझे अपार खुशी हुई यार सुखबीर, इससे बड़ी उपलब्धि तेरे जीवन में आ ही नहीं सकती। जेल में तन्हाई में रखा गया हाँ, था। मुझे तन्हाई में रखा गया, तो इन्होंने पूरे समय तन्हाई में रखा मुझे, मेरे साथियों को उनको भी। नहीं पता वो अच्छा कर रहे थे आपके साथ। मैं 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 तो चाय भी ले लीजिए प्लीज़। उन्हें उन्हें क्या हाँ, पता था हाँ। मेरी भगत सिंह से बात बात हो गई। बोले यार खलीफा तू तो किसान, मैं तो या तो इसमें तो वो आते थे क्रांतिकारी जो देश के लिए काम करते थे। हमने हमेशा तनाइयों में समय काटे हैं, तू किसानों के लिए तनाई में आ गया। तो मैंने वहाँ सौभाग्य समझा। इसलिए भगवान से कह रहा है कि एक भक्त प्रश्न पत्र में सरल बनाना, प्रश्न पत्र में सरल बनाना, नहीं गिराना नीचे स्तर, टके टके में कीर्ति मिली तो उसका क्या खोना क्या पाना, प्रश्न पत्र में सरल बनाना। तो सफर में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। पर एक बात बताइए, जो जनता है, जनता जनता आसानी के लिए मर रही है। किसी तरह से मेरे को आसानी से चीज़ें मिल जाएँ, बात खत्म हो। जैसे अभी आपको अगर अगर मैं यही आंदोलन को अगर ध्यान से देख रहा हूँ कुछ सालों से पिछले, तो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि अगर मान लेते हैं ये फ़ोन, ये यहाँ पे आप यहाँ पे थे पहले, इस फ़ोन को अगर देखें आप कि आप यहाँ पे थे पहले, पुलिस धक्का देके यहाँ ले गई, सरकार धक्का देके यहाँ ले गई। अब जनता वहीं रुक गई है, जनता वापस नहीं वहाँ पहुँच पा रही है। आप समझ रहे हैं ना, जो जो प्रेशर पड़ रहा है उसका, वो हो सकता है आप बर्दाश्त कर ले रहे हो, पर जनता ना वापस जाके वो लौट नहीं पाती। उसका क्या किया जाए? क्योंकि जनता को ही तो जगाना है मेनली। इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर आदमी ये समझता है कि मेरे सामने कोई कुटिलता ना आए, मेरे सामने कोई जटिलता ना आए, मेरे सामने कोई विपरीत परिस्थिति ना आए, मेरे सब काम सहज होते हों। मुझे कोई कटु वचन ना कहे, मुझे कोई कूप दृष्टि से ना देखे। परंतु ये इन सब चीज़ों से कोई बड़े काम, उल्लेखनीय काम नहीं हो सकते। आप विपरीत परिस्थिति में जितनी दृढ़ता धारण करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बाकी आप सहज रूप में वो चीज़ों को नहीं। पब्लिक ऐसी होती है अक्सर। वो भीड़ एक भीड़ के जैसा रूप होता है। अक्सर भीड़ खो जाती है, पाकर कम जाती है, खोकर ज़्यादा जाती है। अक्सर आजकल के जो शिक्षाविद हैं, आईएएस, पीसीएस हैं, जो बड़े-बड़े नेतागण हैं, समाज की दिशा और दशा बदलने की बात कहते हैं, अक्सर इन्हीं नारों में, हैं, इन्हीं बातों में, जातिगत मामलों में वो जनता को उलझाते देखे गए और उनका शोषण करते देखे गए। बताते हैं इधर की और गाते हैं उधर का। कानून भी कुछ इस तरह से चलते हैं। सबके लिए कानून अलग-अलग हो जाते हैं। एक ना, तेरे लिए अलग है प्यारे, मेरे लिए अलग है, देश एक है मगर अलग है राम कसम कानून। सही बात। आम आदमी को कहाँ न्याय मिल पाता है? क्या समझते हैं? दल दिए जाते हैं, ठोकरों में कुचल दिए जाते हैं, इस तरह से। बस, फिर वही बात आती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हार नहीं होती। तो आप एक सच की कोशिश करिए। ईश्वर, हमारा आधार ईश्वर है, मैं आस्तिक हूँ। मैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे मैं गौरव गा उनको गौरवता के लिए अनुभव करता हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती दूसरों की। अपना खाकर दूसरों के गाते हैं, वो मैं इतना ही कहता हूँ। घर से बैर अपर से नाता, ऐसी बहू ना दे विधाता। मैं मैं एक एक जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो लोग मार्ग से भटक रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि वो पूर्वजों द्वारा लिखी किताबों की बजाय ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जिनमें उनको वो संतुष्टि नहीं मिल पाती। पहले क्या होता था कि जो मेरे पिताजी की जनरेशन थी, आपकी जनरेशन थी, उसमें क्या होता था कि पूर्वजों द्वारा लिखी किताबें पढ़ के उसमें उनको एक संतुष्टि मिल जाती थी, वो अपने रास्ते पे चल पड़ते थे। अब क्या हुआ है, ये जो नई शिक्षा व्यवस्था है, उसमें क्या होता है कि उनको पूर्वजों से दूर कर दिया जाता है। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि किसान आंदोलन चल रहा है हाइपोथेटिकली बहुत बड़ा, युवा लगे हुए हैं आगे-आगे, पुलिस आती है और वो डरने लगते हैं और उनको कोई आप जैसा व्यक्ति खड़ा होके भगवान कृष्ण का बोल दे कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा भोक्ष्यसि मयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। आप समझ रहे हैं ना? बस बिल्कुल। उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ, क्या कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण कह रहे हाँ, हैं, "अरे भाई, मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जिएगा धरती पे राज कर, डरता क्यों? आगे चल।" हाँ। अब कितना एक लाइन में क्या-क्या है, अगर वो व्यक्ति सुनना चाहे उसको, समझना चाहे उसको, पर वो ना पढ़ रहा है, ना उसको देख रहा है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला, जी, जी। राष्ट्रपति हमारे। बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, उससे बुद्धि का विकास तो होता है, हुँ, हुँ। हृदय की अवहेलना है उसमें। हाँ, आई रिमेंबर बिल्कुल, याद है मुझे उनका सब। हृदय की अवहेलना है और जिस जिस शिक्षा में हृदय की अवहेलना है, हुँ, हुँ। जिस शिक्षा में नैतिकता नहीं है, जिस शिक्षा में आध्यात्मिकता नहीं है, जिस शिक्षा में अपने देश पे गर्व करने वाली सामग्री नहीं है, बोलता है हम उस शिक्षा को अधूरा मानते हैं। ये शिक्षा सिर्फ़ आपको बस रोज़गार परक शिक्षा है।
मानव को मानव बनाने वाली, मानव को मालिक बनाने वाली शिक्षा नहीं है। स्वयं का वर्चस्व होना चाहिए। स्वाभिमान होना चाहिए अपने ऊपर, अपने गर्व होना चाहिए। मैं इस धरती में जन्मा हूँ तो मेरा इस धरती का मुझ पे कर्ज है। मुझे अपनी माता का कर्ज चुकाना है, मुझे अपने लोगों को ठीक-ठाक रखना है, उनके साथ कोई अनीति नहीं होनी चाहिए। राजा का मतलब क्या है? चाणक्य ने बोला है, स्वप्रजां न दंडेन न भेदेन पालनम कुर्वीत कुर्वीत सामदानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। बोला एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दान से ही करना चाहिए। दंड और भेद से नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो स्वप्रजा साम दाम दंड भेद भी लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन जनता के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, जी, जी, जी। नहीं। वो साम दाम दंड भेद वो जी, विरोधियों के लिए। विरोधियों जी, के जी, लिए। जी। तो जनता तो अपनी है ना, ये कोई हुँ, विरुद्ध थोड़ी है। हुँ, हुँ। स्वप्रजा नाम दंड भेद से भवित राज्यम विनाशनम। अगर अपनी जनता के साथ आप दंड और भेद से व्यवहार करोगे तो राज्य का विनाश हो जाएगा। यदा अधिकानसु राज्यस्तथा प्रजा। ना तो प्रजा निर्बल हो और ना प्रजा प्रबल हो, अभी तो सबल होनी चाहिए। इस तरह एक राजा की व्यवस्था करनी चाहिए। कौन करे अपने-अपने कर्तव्यों का पालन? मुझे एक बात बताइए कि जब महर्षि चाणक्य जब राज करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य वो जब राज करते थे, तो मुझे एग्ज़ैक्टली उम्र नहीं याद है, पर शायद चंद्रगुप्त मौर्य 58 साल के हुए थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बिंदुसार को राजा बना के मैं वो गिरनार की पहाड़ियों में जाके उन्होंने जैन विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और वो स्वर्ग चले गए। वो एक हर राजा की एक उम्र होती है। तो चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। ये सत्ता से जो चिपकने का मोह है, जबकि पास्ट में बार-बार आया है। महर्षि चाणक्य ने जब देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएँ सुरक्षित हो गई, तो वो वापस तक्षशिला जाके पढ़ाने लगे। वो वापस नहीं है मंत्री बनने के लिए। तो हमारे जो पूर्वज इतने क्रांतिकारी थे, तो अभी के लोगों को क्यों लगता है और ये फीलिंग क्यों है कि हम ही रहेंगे? मतलब सामने देख रहे हैं कितने आए, कितने गए, उसके बाद भी फीलिंग हम ही रहेंगे। देखो यहाँ यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। उसको ईशोपनिषद भी बोलते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मागरत कस्य स्वेदनम। जो व्यवस्था है संसार में, चराचर जगत जो भी दिखाई पड़ता है अथवा नहीं दिखाई पड़ता, सब में ईशावास्यम, ईश्वर का वास है। पहली बात तो ये निश्चित है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए कहे कि तेन तक्तेन भुंजिता। अब यहाँ त्याग भाव रख बस। तेरा नहीं है, इतना तो रख कम से कम। सारी भोग सामग्री तेरे लिए है, सब कुछ तेरे लिए है, पर तेरा तो नहीं है ना। बस तू इतना भाव रख। तेन तक्तेन भुंजिता मागरद, लालच मत करो। कस्य स्वेदनम, ये धन किसका हुआ? ये धन किसी का नहीं। तो इसलिए मर्यादा बनाने की व्यवस्था है। अब यही बोल दिया कि महानतम अपि अर्थ अधर्म युक्तम संतेज अनपाकृष्ट एव च सुख सुदुखान अवमुच्यते जीर्णा त्वचम इव सर्पमुच्च। जो अधर्म से प्राप्त उपलब्धि को उसके आकर्षण में आए बगैर ठोकर मार देता है, बोलता है शास्त्र वो बड़े-बड़े सुखों का आधार तैयार कर ले। कैसे? जैसे सांप कांचली को त्याग कर बड़ा सुकून पाता है। तो जो फंसेगा, आसक्ति की ही मना कही है। सुखे दुखे सबो कृत्वा लाभालाभो जय जी, जी, जय। जी। तस्मात् युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवापस्यसि। तो तू सिर्फ संघर्ष कर, तू सिर्फ युद्ध कर, सुख में दुख में लाभ में हानि में सम रहे। आसक्ति किस बात की है भाई? जितना समय मिल रहा है पर्याप्त, उसमें जिस जब तू सही कर सकता है तो कर। व्यवस्था बना सकता है तो बना। वंचितों को न्याय दिला सकता है तो दिला। अक्सर कमजोर लोग ठेकेदार बनकर समाज को अविश्वास के गर्त में धकेल देते हैं। उन्हें सोचने भी नहीं देते कि वो इस काम को कर भी पाएंगे, अथवा न्यू कहते हैं कि यार करा तो था, नहीं हुआ भाई। बहुत मेहनत करी उन लोगों ने, नहीं हुआ। पर मालूम नहीं कि वो प्रलोभन में था, दबाव में था, प्रभाव में था, किस में था। इसलिए सारी की सारी जड़ ये ठेकेदार है। यथा, अब यहाँ पर शास्त्र की बात आती है, यथा देश नगर निगम जनपद प्रधाना धर्मम उत्क्रम्य प्रजाम अधर्मेन वर्तियंती तद आश्रितो उपाश्रितो पौर जनपदा व्यवहार उपजीविनस्य तम अधर्मम अभिवर्धयन्ते। बोलता है जिस देश नगर निगम और जनपद के प्रधान धर्म को छोड़कर, अपने कर्तव्य को छोड़कर प्रजा के साथ अनीति के साथ अधर्म के साथ बरतते हो, तो उनके जो आश्रित हैं, उनके जो उपाश्रित हैं, जो पूर्ववासी हैं, जो जनपदवासी हैं, जो ग्रामवासी हैं, जा सकते हो। वे भी
धर्म को छोड़कर अधर्म के साथ बरतना शुरू कर देते। यहीं से लिखा लिया यथा राजा तम अधर्मम तथा सोधर्मे प्रसभम धर्मम अंतर्गते। फिर वो अधर्म धर्म को बलपूर्वक दबा देता है, जहां जाके चिन्ह नजर आते। ये पकड़ा किसने? एक बोलता है जॉन बर्जर, सत्य को दबाकर धर्म का गला घोटकर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलकर जो धर्म जिंदा रहता है वो मूर्खों, जिहादियों, धूर्तों के हाथों में चला जाता है। यहां तस्लीम नसीरा ने पकड़ा कि मैं पहले भी कहती थी, आज फिर कहती हूं कि मुसलमानों के सामने मानवता को अपनाए बगैर, सभ्यता को अपनाए बगैर, सब लोगों का दामन थामे बगैर उन्नति का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसे ही पतन के गर्त में, दलदल में आपस में लड़ते हुए, एक दूसरे को नोचते हुए ऐसों पे शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से देखिए ना, पूरे मिडल ईस्ट में या तो राजा है, या तो डिक्टेटर है, या तो कोई सरकार नहीं है। कहीं डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आपको, कहीं डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। राजा है, डिक्टेटर है, सरकार, या कुछ नहीं है, या सब अपनी मर्जी से राज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की जगह ही नहीं है। और जो हमारे देश के करंट राजा हैं, जो भी बड़े पदों पे लोग हैं, उनको देख के मुझे एक चुटकुला याद आता है कि जंगल में चुनाव हुए, तो बंदर भी खड़ा हो गया। तो बंदर को सबने वोट देके बना दिया उसको राजा जंगल का। शेर अगले दिन फिर किसी हिरनी का मेमना उठा ले गया। हिरनी भागती हुई बंदर के पास गई, बोले साहब वो तो आप राजा हैं, पर वो फिर ले गया हमारे मेमने को। तो वो बंदर जो है इस पेड़ से उस पेड़ से गुलाटी मारने लगता है। तो हिरनी पूछती, साहब बच्चा बचाओ, ये क्या करो? देखो बच्चा बचे न बचे, मेरे प्रयास में कमी हो तो प्रयास में बताओ। कमी नहीं होती। तो मुझे कुछ अधिकारी ऐसे लगते हैं आजकल के कि ऐसे ही। प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ, हाँ, आपका काम हो ना हो। सही मायने में यहाँ की इतनी कुव्यवस्था थी सुनील जी, इतनी कुव्यवस्था है फैली हुई थी कि लोग ये सोचना भी छोड़ चुके थे कि ये काम होंगे भी नहीं होंगे। यहाँ अक्सर किसानों को शोषण का एक बहुत बेहतरीन तरीके से शिकार बनाया गया। अरबों खरबों लूटे गए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है कि इसके आंख से, नाक से, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। ऐसी तीक्ष्ण कटुता किसी के संस्थान के प्रति नहीं बोली आज तक सुप्रीम कोर्ट ने, जिस जैसी इसके लिए बोली। जितने भी अधिकारी आए, किसने नहीं लूटा? यादव सिंह, कितने जी, कितना यादव सिंह आए। एक लाइन से हजारों करोड़ के मालिक, वो तो अपने आकाओं को खिलाते खिलाते हजारों करोड़ के मालिक बने हैं जी। वो सारा उनके पास थोड़ी आया है, जी जी, वो कुछ हिस्सा आया है उनके हिस्से तब में। हजारों करोड़ आ गए। हजारों करोड़ तो तब आ गए, क्या समझ रहे हो आप? कहां कहां लाखों करोड़ पहुंच गए, कुछ अता पता थोड़ी इसका। एक एक इंच की कीमत है। 1932 लेकिन के आप लोगों को हक देने से पहले बहुत ज्ञान दिया जाता है, इतना समझाया जाता है कि नहीं नहीं इसका तो 3 ही लाख बनता है। सॉरी 1932 कुछ कह रहे थे आप, कहीं। हाँ, 1932 में हमारी आबादी का बंदोबस्त हुआ था, एक अंग्रेज ने करा था जी। उसके बाद हमारी आबादी का कोई बंदोबस्त नहीं। उस 1932 में हमारी छोटी छोटी आबादी, कच्चे घर बना के हम थोड़ी थोड़ी एरिया में रहते थे। नोएडा के गांवों को इस कदर लूटा गया, इन्होंने बैठे बैठाए ऑफिसों में 1932 को आधार मानकर अरे बाप रे, वही आबादी छोड़ी, उसी को आबादी माना, बाकी आबादी को एक्सटेंडेड आबादी घोषित कर दिया इन्होंने और सबका अधिग्रहण कर लिया। जिन घरों में हम लोग रह रहे थे उन घरों का अधिग्रहण कर लिया। ये 2011 में जब इन्होंने सोचा भाई तो मामला बड़ा खराब हुआ, घरों के घर अधिग्रहण हो गए हैं। फिर ये 2011 में एक आबादी नियमावली फिर उन्होंने माना और उसको वापिस करने की एक व्यवस्था बनाई। 450 पर वयस्क हम ये जमीन छोड़ेंगे, जो मेरी ही जमीन मुझे छोड़ के मेरे पे एहसान लादा लीज जा बैक रहा कराएंगे आप, आपको लीज बैक करानी पड़ेगी उससे, नोएडा प्राधिकरण से। है। मेरी ही पूर्वजों की जमीन मेरे को ही लौटा रहे हो, ऊपर से एहसान भी लाद रहे हो, देख रहे हो। और सुनो इनके कारनामे, उस जमीन को लौटाने के एवज में जो हमने खेतों की जमीन दी थी, इनको अपनी 2 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, उनको जो 5% प्लॉट मिलता है, मिलना चाहिए 10, मैं उसके बताऊंगा। जी जी जी। अतिक्रमण के नाम पर वो प्लॉटों का जो प्रॉफिट किसान को मिलना था, प्लॉट मिलने थे, उनको भी रोक दिया गया। यहाँ बहुत बड़ी 2 नियम थे। यहाँ एक नियम से ये
अगर वो प्लॉट किसान से अधिकारी पे या दलाल पे चला जाता, तो आपस में वो बंदर बाँट करके उसको जो औने-पौने दामों में लेकर 10-15 हज़ार रुपए मीटर लेकर उसको लाख 50 हज़ार रुपए मीटर की जगह उसको लगाते और उसको निकाल कर उसको बेचते अपना खपा खाते। ऐसी लंबी-लंबी श्रृंखला पुश्तैनी गैर पुश्तैनी के ऊपर इनका खेल चले ऐसे ही। बड़े-बड़े अधिकारी थे, एक डीएम साहब भी रहे यहाँ, वो फिर बाद में और उनके भी लंबे-लंबे लाइन वाइज़ प्लॉट थे काफ़ी, उनका भी व्यवस्था थी उस तरह से। तो घरों पर तो अतिक्रमण लगा दिया, अतिक्रमण के नाम भई आपने नोएडा की ज़मीन घेरी हुई है ये। आप इसको छोड़ो और अपना पैसा ले लो, ट्रेज़िम पड़ा आपका पैसा। क्योंकि आपने अतिक्रमण किया हुआ है, इस ये घर है हमारा, इस आपने अतिक्रमण किया हुआ है, तो घर भी मेरा बहुत पुराना है। तो आपको हाँ जी, पुराना है। हाँ, हाँ। आप बताओ जब ना? सरकार नहीं थी तब से घर है मेरा। हाँ, 1932 की बात जी, बताओ जी, भाई। जी, जी, जी। ये तो क्षेत्रवाह है, 1932 हमारी कोई आबादी का बंदोबस्त नहीं हुआ। जंगल का बेनिफिट रोक दिया, कोई प्लॉट नहीं दिए, किसान लुटते रहे, किसान पिटते रहे। आए दिन उनके मकान टूटते रहे, ढाने आते रहे, शोषण का शिकार किसान होते। अब मैं किस-किस को बता दूँ इस लूट में कौन शामिल है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो अभी आजकल जातिवाद की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे नेता भी थे। उनका भी शासन रहा है बहुत तगड़े दिनों तक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए तो कोई नहीं सोच रहा था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति के मुख्यमंत्री थे। आप ऐसा समझो, यहाँ किसने नहीं लूटा किसानों को? एहसान क्यों लाते हैं? मतलब बेशर्मी देखिए, लूट लिया मान मान लेता हूँ। मैं मुझे ना जब जिस दिन वो आप जैसे व्यक्ति पे, जिसने शास्त्रों को इतना गहरा अध्ययन कर चुके हैं, उस जैसे व्यक्ति को ये कहता है कि अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। तो उस समय लगता है कि तुम मुझे गधा समझ रहे हो क्या? मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सबसे गुस्सा मुझे इस बात पे आता है कि भाई तुम ये बोलो कि तुमने लूटा है, कि देखो सुखबीर भाई मैंने तुम्हें लूट लिया। मैं मान लूँगा, खुश हो जाऊँगा, चलो कम से कम मान तो रहा है यहाँ सामने इस वाला। पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, दर्द अपने हाल से तुम्हें आगाह क्या करूँ, जब साँस भी ना ले सकूँ तो आह क्या करूँ? दर्द इस कदर है, शास्त्रों को जितना पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में फिर मैं इसी पे लौट आता हूँ और इनको कोसने लग जाता हूँ कि निकम्मो तुमने इस तरह करा, तुमने इस तरह करा, तुमने इस तरह करा। कहाँ छोड़ा तुमने किसान को? भोले-भाले किसान लुटते रहे, पिटते रहे, लुटते रहे, पिटते रहे, शोषण का शिकार होते। और कुछ ठेकेदार हम में भी शामिल हो गए वो, उन्होंने ठेके ले लिए, भैया लगाओ नारे, बोलो जयकारे। काम फिर वही कि वहीं का वहीं, कोई काम नहीं होता। हमारी 100% ज़मीन ले ली, 100% ज़मीन लेने के बाद में 90% का हमने पैसा लिया। 10% हमारा प्लॉट बनता है। उन्होंने बोला कि ऐसा पहली चीज़ तो मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दूँ, आप उस पे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो ज़मीन आपने 100% ली, क्या उसमें मुझे कुछ कहने का अधिकार था कि नहीं था? पहले तो ये सवाल है। आपको अधिकार था कुछ कहने का कि मैं नहीं देना चाहता हूँ? यहाँ कोई अधिकार नहीं था। पूरी इमरजेंसी के तहत सारी ज़मीन ली गई थी। ये डेमोक्रेसी थोड़ी हुई, तो क्लिप्टोक्रेसी है। बिल्कुल। हुँ। अर्जेंसी क्लॉज़ लगाकर और ज़मीन ली गई। बाद में इसके दुष्परिणाम भी आए। कई जगह लोग कोर्ट चले गए, भई क्या हो रहा है इस तरह से? ये पतवाड़ी साइड में जो है, वो अधिग्रहण रद्द होने के कगार पे आ गया। फिर नेता लोगों ने कमान सँभाली। गाँव के जो हाँ, म हाँ। मजबूत लोग थे, हुँ। वो आगे सामने आ गए, सरकार के पक्ष में खड़े हो गए और किसानों को फिर बहला-फुसला लिया। ठीक है, तुम्हें 1 आध % और फालतू दे देंगे भैया, अब तुम इसको जो है अधिग्रहण रद्द मत होने दो। नज़दीक के फ़ायदे में दूर-दूर के नुकसान करवा लिए लोगों ने। बहुत बड़े नुकसान कहते हैं कि लम्हों ने सज़ा की, हुँ। खता की और सदियों ने सज़ा जी, जी, पाई। जी। भोले वाले किसानों को आप ये पिछले गाँवों में देखो, काफ़ी मामले ऐसे हैं कि उनकी बात क्या है भई, एक एक खसरा है ये, जी, जी। 10 बीघे का है, 1 बीघे में मैं बसा हुआ हूँ, 9 बीघे मेरी खाली है। अधिकारियों ने 10 की 10 बीघी ज़मीन ले ली। बोले भैया इसका कोई नहीं, आपको छोड़ देंगे बाद में, बैकलीज बाद में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पिछले पूरे गाँवों में ये व्यवस्था है। उनके तो घर भी उनके मुआवजे उठे पड़े। कुछ के मुआवजे वापिस भी हुए, कुछ के नहीं हुए। पूरी तरह कुव्यवस्था है, पागलपन बिल्कुल। पूरी तरह से। अधिकारी सिर्फ़ वो यहाँ अपने आकाओं को खुश करने आते हैं। आम आदमी को कैसे कम में उसको काट दिया जाए, कैसे लूट लिया जाए, कैसे उनको समझा ये इन प्रकारेण जैसे भी।
दबंगों से दबाकर, तथाकथित विद्वता की बातों में उलझाकर, क्योंकि छल कपट की माहौल, उन्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, आत्मीयता उनमें है नहीं, तो वो तो आम आदमी को जैसे काट दिया जाए। कोई उनके अधिकारों का, एक अधिकारी को अधिकार बांटने चाहिए, परंतु वो चीज नजर नहीं आती। वो सरकारों की हाँ में हाँ मिलाते हुए, उनके लिए सहज रास्ता निकालते हुए आम आदमी को काटते और बांटते हुए नजर आते हैं। अच्छा, तब तक मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि किसानों को उन मेरे 10 बीघे ज़मीन ले लिया आपने हाइपोथेटिकली, है ना? और मान लेते हैं, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी, 30 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, 3 लाख रुपए बीघे के हिसाब से, है ना? अब मैं गरीब आदमी, मैं खेती जब करता था तो मुझे साल में उस ज़मीन से जो पैदाइश होती है 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए तक कमाता था मैं। अब मुझे आपने 30 लाख दिए, 30 लाख मेरे लिए बहुत अच्छा अमाउंट है। पर कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए अच्छा अमाउंट है वो? मेरी खेती तो हमेशा के लिए चली गई, वो तो मैं कभी नहीं कमा पाऊँगा उसमें से। सही बताऊं, हुँ। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं अभी। जो मुझे अमाउंट दे रहे हैं, मैं उसके लिए तैयार नहीं। मैं तो, मेरी दिनचर्या, मेरे ज्ञान विज्ञान में यही है कि मुझे मेहनत करनी है, थोड़ा आना है, उसमें से मुझे थोड़ा थोड़ा खाना है। ये पैसे को देखकर सही बता रहा हूँ, आधे किसान तो सीधे सीधे पैदल हो गए। उनको पता ही नहीं यार तेरे पैसे करेंगे क्या। हुँ, हुँ, पर जब पैसा आ जाता है, हुँ, हुँ। तो रास्ता कहीं ना कहीं निकल जाता है। और वो बड़े सारे किसान तो बिल्कुल मतलब ज़मीन भी बिक गई और बेचारों को पता तो था नहीं कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बर्बाद हो गए। ना उनके पास ज़मीन बची है, ना उनके पास पैसा बचा नहीं, है। उन्हें कोई पता नहीं इन्वेस्ट का जी। क्या, क्यों ना, क्या मतलब, कोई ज्ञान नहीं है उस तरह का, तो क्या क्या है। कोई ना इन्होंने सरकार ने कोई प्रयास किया कि उनको कोई ट्रेन कर योजना देते। नहीं चलाई, जी, जी। कोई इस तरह का प्रयास नहीं करा उन्होंने। इस तरह कोई प्रयास नहीं करा, मैं बताता रहा हूँ ना। ना किसी को नौकरी दी कि भाई तू खेती छोड़ रहा है, नौकरी कर ले, कुछ नहीं। जैसे मर्जी आया वैसे कर दिया। किसानों की तो कोई सुरक्षा यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ बंदरबाट हुई है, और जितना शोषण का शिकार गौतम बुद्ध नगर जिला हुआ है, उतना कोई नहीं। लोगों में अविश्वास घर की हुआ था। मैं जाता था पंचायत करने, तो बोलते थे फलाने ने ऐसे मारा, उसने ऐसे लूटा, तू बता तू कैसे लूटेगा। कि जी मैं कैसे बताऊं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि मैं कैसे लूटूंगा। आज मैं फक्र से इस बात को कह देता हूं कि बताओ, मैं इस बात को कमजोर सिद्ध कर दूंगा। तुम जो कहते हो, आगे चलने वाले जो ठेकेदार बनते हैं, वही कमजोर होते हैं, वही जो है लूट लेते हैं, वही आकाओं की हवा मिला देते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। इस बात को मैं बिल्कुल निर्मूल सिद्ध कर दूंगा और लगा लूंगा आप में कमी है। या तो चलो साथ में, अपने हक के लिए चलो। कौन चलेगा? दूसरों के स्वबाहु बलवासित हो भी जीवती मानव है, जो अपने बाजों पर भरोसा करके जीते हैं। सैलों की लब्धे कीर्ति, वे इस लोक में कीर्ति को प्राप्त होते हैं, परत्र सौभागति, और परलोक में सदगति को प्राप्त होते हैं। तो सारा की सारी सामग्री स्वयं से है। भाई तुम्हारा काम है, उठो, शोषण तुम्हारा, उठो। घर तुम्हारे टूट रहे, चलते क्यों नहीं? प्लॉट तुम्हारा नहीं मिल रहा, चलते क्यों नहीं? चलो। अभी कितने परसेंट लोग आते हैं आपके साथ? जैसे जब आप जाते हैं इस तरह कोई आंदोलन करते हैं, कितने परसेंट लोग आपको लगता है कि जेन्युइनली खड़े हो जाते हैं आपके आपको पास? मालूम है योद्धा कितने होते हैं? हाँ? आपको मालूम तो है योद्धा कितने होते हैं समाज में? नहीं तो ठीक है, पर फिर भी मैं आपसे परसेंटेज जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंट लोग जो देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको लगता है सोशल मीडिया अब डाल दिया बस आज से नो चीता हूँ मैं। अच्छा, नोएडा में 3-4 लाख लोग हैं किसान। बिल्कुल। मैं कह दूं 5,000, मैं कह दूं 10,000, बैठे बैठे तो सब आशा करते हैं। वो जो पिछली बार जो ग्राउंड ज़ीरो से पहले जो पुल के नीचे सभा हो रही थी, आप शायद जेल में थे। वहाँ पे रहे होंगे कुछ 2 ढाई हज़ार लोग थे, ढाई 3 हज़ार लोग वहाँ पे थे। तो मतलब परसेंटेज जो है वो आप ये मान के चलिए कि लगभग 2% 3% लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4% लोग। इसलिए कई बार आपका मन नहीं करता कि तुझे नीचे मैं क्यों मर रहा हूँ? मतलब यह यहाँ पे मुझे लगता है आपके शास्त्र आपके साथ खड़े हो जाते हैं, वो बस लड़ने लगते हैं कि नहीं। बस बस जोदी तुम्हें डाक छुने क्यों ना आया से, तुम ही एकड़ा चलो रे। हाँ, 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 क्या बात है। हाँ, 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 मेरे मेरे क्रांतिकारी हाँ, अपनों से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे क्या वे? अपनों से भी लड़ाई कि ना, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो ऐसा नहीं है, विपरीत परिस्थिति होती है। एक आदमी, मैं सही मायने में, मेरे सामने जितनी विपरीत परिस्थितियां आए, मुझे पता नहीं काम होगा, मुझे क्या पता। मैं ये कह सकता हूं, मैं जिद कर सकता हूं। मैं हार मानने वाला नहीं हूं, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं।
तो आप अपनी सही काम में अपनी जिद बनाए रखिए, जो मर्जी सो कहे। कई आक्षेप लगाते हैं, बड़ा जिद्दी है खलीफा, बड़ा जिद्दी है। अभी भी पूरे कई संगठनों ने ये कह दिया भाई खलीफा ही नहीं मान रहा, खलीफा ही नहीं मान रहा, सारा का हमने सारा तो ले लिए पैसे सारा खलीफा के ऊपर धर दिया। हमने तो ले लिया, ये क्यों नहीं ले रहा? ये तो पता नहीं जी, तो आप जाने, मुझे पता नहीं इस बारे में। वो सारा का सारा मेरे ऊपर रख दिया कि भाई ये ही नहीं मानता है। क्या मानूं बताओ, मैं बताओ, मैं क्या मानूं बताओ, काम हो जाए फिर मानूंगा ना भाई। क्या मानूं बताओ, मुझे हाँ, बताओ। हाँ, जो हाँ। तुम बोल रहे हो वो तुम कर नहीं रहे, तो मैं क्या मानूं बताओ। अब कोई जिद्दी बताए चाहे कुछ बताए, परंतु मैं कोई, मेरा सही मायने में ठीक है, पुलिस की एक ड्यूटी है बस। अति करेगी या क्या करने वाली है, वो जाने, वो उसका धर्म है। परंतु मैं हमेशा आपको एक, मैं अपने दिल की बात बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूं। और एक सैनिक एक तो एज इंस्ट्रूमेंट है, वो जिसने मुझे सोटा मारा है वो इंस्ट्रूमेंट है। ये नीति कहीं और से है, ये रीति कहीं और से चली है, व्यवस्था कहीं और जगह से बनी है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। उसको दाज माले से एक छोटा मारो, तो उससे मैं क्या मतलब उससे द्वेष करूं, क्या उसको मैं आरोप लगाऊं, मैं क्या उसको मैं दंड देने की सोचूं? मुझे तो नहीं लगता, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। तो नीतियां तो कहीं और से चल रही है। जिनको अपना राजकाज चलाना है, सेना है, सेना को तो अभी हम दिल्ली कूच करे, तो दिल्ली कूच के दौरान भी हमने बोला अच्छा ये बताओ हमारी गलती कहां थी? भाई हमने दिल्ली कूच किया, आपने हमें दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया, बोले जी 7 दिन का समय दो, हम सचिव स्तर की वार्ता करा के आपको समाधान कराएंगे। और हमको अंदर जगह दे दिया, पानी की बिजली की व्यवस्था आपने करी। फिर रात भर में हम, ऐसा क्या हो गया था? सुबह उठ के मैं हवन कर रहा था, और हवन करने के तुरंत बाद आपने उठा लिया। हवन करते भी आपने जो है चारों तरफ फोर्स खड़ी कर दी। मुझे तो पता था कि हाँ ये होने वाला है, और मेरा अंदर से और बढ़िया शब्द निकले, क्या बात है। और सबको मन की, किसी के अंदर कायरपना हो निकल जाओ ऐसे, जो बहादुर हो यहाँ टिके। और हमें गिरफ्तारी, अब ये आ गए हैं तो मुझे पता लगा गिरफ्तारी लेंगे इस तरह से। तो हमने क्या ऐसा नीतिक कर दिया था, मैडम को हमने बोला तो वो बोले जी मैं भी तो ड्यूटी करती हूँ, मुझे भी तो किसी का आदेश का पालन करना है। तो हो सकता चाहे है सही हो या गलत हो, आदेश का पालन करना है। इस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। पीसफुल मन के, हमारा अधिकार है, हमारा धरना प्रदर्शन करना। पुलिस शासक वर्ग नहीं चाहता है कि आप शांतिपूर्ण धरना भी करो। तो आपने उनको बोला नहीं कि ये जो अधिकार दिए हैं ये लग्जरीज हैं, ये इनको अधिकार मत बोलिए ना, इनको कहिए कि आपको लग्जरी दी गई है, कि आप ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना आपको, हाँ बस इतना ही है, बाकी जब हमारा मन करेगा तो हम कर लेंगे आपको। हाँ, लड़ते रहिए बस, कोई व्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं चारों तरफ। 1946 में जब जापान गिव अप नहीं कर रहा था, शुरुआती दिनों में अगस्त में तो अणु बम फेंक दिया था इन्होंने, अमेरिका ने। तो जैसे ही जापान ने पहली बार पर्ल हार्बर 1939 में हमला किया, लगभग 1 लाख जापानियों को उठा के, जिसका आरोप हिटलर पे लगता था कंसंट्रेशन कैंप का, वही उठा के उनको कंसंट्रेशन कैंप में भर दिया अमेरिका ने, अपने देश में। तो जब किसी जापानी राइटर ने, जिसको उठा के जेल ले गए थे, उसी कंसंट्रेशन कैंप में रखा था, उसने पूछा कि ये हम तो अमेरिकन नागरिक हैं, हमें क्यों अंदर कर रहे हो? तो उस अधिकारी ने उससे कहा कि नागरिकता अधिकार नहीं है, लग्जरी है। लग्जरी हाँ, है। जो हम अमीर और बड़े लोगों ने तुम्हें दे रखी दे थी, रखी अब है, हमने उसको वापस ले ली। वापस ले वो लिया है। लग्जरी है तुम्हारे लिए, हाँ, क्योंकि अगर व्यवस्था में आपको भरोसा है, तो लग्जरी मान के चलिए, और नहीं भरोसा है तो उसको बदलिए। अगर आप व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, तो अधिक इस मान के चलिए, आपका कोई अधिकार नहीं है, सब लग्जरी है। आपको दिया गया है कि आप खुश रहिए जितने दिन तक आराम से, जब तक कि आप हम पे नहीं आते, तब तक लग्जरी एंजॉय करिए। जैसे आप हम पे आएंगे, अब ये बात सोचिए ना कि दलित नेता भी मुख्यमंत्री थी जब अधिग्रहण शुरू हुए थे, है ना? दलित नेता मुख्यमंत्री थी, फिर उसके बाद ओबीसी मुख्यमंत्री बने जब अधिग्रहण, उसके बाद दोबारा ओबीसी मुख्यमंत्री बने, दोबारा दलित नेता आई, अब जो है जनरल नेता जो है मुख्यमंत्री हैं। किसी ने नहीं सुनी किसानों की, एक व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। रिकॉर्ड है भाई साहब, रिकॉर्ड है, कोई नहीं खड़ा हुआ। काश कोई होता जो ये कहता है, एक काम करते हैं, ये जो 67% कॉम्पेंसेशन है, ये 10% छोटी बात है यार, देख खत्म करते हैं। लेकिन जब आपकी बारी होती, अगर आप वो दे देंगे, पता है क्यों नहीं देते, मैं बताऊं, मेरा जो कैलकुलेशन है, उनको लगता है दे देंगे तो हम हार जाएंगे, ये हमारी हार होगी इन लोगों से, इन छोटे लोगों से हम हारते नहीं हैं, हम बड़े लोग हैं। यहीं पे ग्रेट इंडिया पैलेस है, दुनिया भर के मॉल बने हैं, सबको पता है किसका ऐसा पैसा लगा उनमें, ठीक है। लेकिन वो इतना पैसा कमाने के बावजूद, जितना पैसा उन्होंने ये ग्रेट इंडिया पैलेस बनाया, उतने मुझे लगता है कम से कम नहीं कुछ तो 170 गांव को मुआवजा मिल जाए, खत्म हो जाए उनकी बात। लेकिन नहीं मिलता। देखो बात तो ये होता है भाई, हमारा आपने हमें 10% हमारा मुआवजा आपने रोका जी।
आपने 5% प्लॉट देना शुरू किया, हम कोर्ट चले गए। कोर्ट ने जो कोर्ट चले गए लोग बाग, उन्होंने उनको 10% कर दिया कोर्ट ने। हाँ। आपने एक विज्ञप्ति जारी कर दी कि अभी अब हम कोर्ट की गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। इससे कुछ प्राधिकरण पर वित्तीय भार पड़ेगा, लगभग 10,000 करोड़ का, इस तरह कुछ बताया उन्होंने। और इन्होंने बिल्डरों से वो पैसा वसूला भी, जो किसानों को देना है 10% के रूप में, या प्लॉट देना है, स्वीकार कर लिया। कोर्ट का आदेश था कि 64.7% मुआवजा, अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। एक ही ऑर्डर थे ये दोनों, और 5% की जगह 10% प्लॉट दिया जाए। चूंकि हमसे ये जो डेवलप करके देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज हमसे लेते हैं, तो 10% हमारा प्लॉट। सही मायने में मैं कोर्ट से लिए बैठा हूं, मेरे जो पट्टीदार हैं उनको नहीं मिला। वो इसलिए कोर्ट नहीं गए कि इन्होंने, प्राधिकरण ने बोल दिया कि अब किसी को धरना प्रदर्शन, कोर्ट जाने की, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। हम कोर्ट की बात को मान रहे हैं और हम आप सबको 10% और 64%। जबकि कोर्ट ने नहीं कहा कि केवल 10 किसानों के लिए, बाकी के लिए। कोर्ट ने सबके लिए है ये। हाँ, वो तो एक गाइडलाइन होगी सबके लिए, और उन्होंने 64.7% अतिरिक्त मुआवजा वो बांटना शुरू कर दिया। लोग हो गए, भाई काम कर रहे हैं, अब दे रहे हैं, तो प्लॉट भी धीरे धीरे दे देंगे। धीरे धीरे लंबी प्रक्रिया में ले गए, बाद में उसके लिए मना कर दिया कि अभी 10% प्लॉट हम नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ अधिकारी आपस में कैसे बात करते होंगे ना आप लोगों के हक की। जैसे मान लेते हैं मैं एक अधिकारी हूँ, आप एक अधिकारी हैं। आप, अरे यार ये किसान फिर मांग रहे हैं यार, इनका क्या किया जाए? एक काम करते हैं, इनको फंसाते हैं इसी चक्कर में। हाँ, यही बोलते होंगे ना आपस में, वही। इनकी बैक पीठ पीछे मीटिंग्स होती होंगी। है ना, बड़ा आम चाहिए इनको, बड़ा आय लेने वाले, ये देते हैं इनको, बताते हैं इनको, ऐसी बात करते होंगे। बहुत बहुत शामिल हो जाते हैं इसमें फिर। हाँ, हाँ। हमको बांटने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता शामिल, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो जाते हैं कि इनको बांट दो, अब इनको आपस में हाँ, हाँ, हाँ। बांट दो। कहीं जातियों में बांट देते एहसास हैं, कराओ कि कहीं, कौन है ये। हाँ, हम्म। बांट देते हैं। और मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। कितने, अब क्या मैं बताऊं, कौन प्रलोभन के लिए आए, कौन दबाव के लिए आए, कौन प्रभाव के लिए आए। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, जहाँ पे नाम मत लीजिएगा, लेकिन जहाँ पे आपको लगा यार मेरा अपना बंदा मिल गया यार, हद हो गई, इस पे भरोसा नहीं था मुझे। ऐसा हुआ है आपके साथ में, या कई बार हो चुका है ऐसे कि अब जिन पे भरोसा कि वही मिल गया जाके? क्या क्या बताऊं मैं। नहीं, एक एक उदाहरण बताइए कि हाँ ऐसा कई बार हो चुका है कि होता है, बहुत बार होता है ऐसे। क्या बताएं आपको, जिनसे आज थी फिजा बदलेंगे जमाने की, वही खिड़कियां तोड़ते नजर आए आसियाने की। जिनको पूरी तरह से, सही बता रहा हूं, हृदय से पाला, बढ़ाया, और सोचा आप समाज के लिए बेहतरीन काम करेंगे बच्चे, स्वार्थी लोग उनको भी बड़प्पन का एहसास कराते हुए कहां से कहां ले पर गए। मेरी एक बात मत सुनिए, मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यक्ति स्वयं में जागृत नहीं है और किसी और के बहकावे या उसमें आ जाता है, तो मैं जिसने बहकाया उसको दोष नहीं देता, जो बहका है उसका दोष है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो थे ही ऐसे, वो तो थे ही ऐसे। उनको क्या, जिनसे हम आस कर रहे थे ये चल के दिखाएंगे, दोस्त तो उन्हीं का है। बाकी तो जो जैसा है वो तो अपने जैसे बनाने का प्रयास हर आदमी करता ही है। एक की नाक कट गई, नाक कट गई तो वो बोले, यार सोचा उसने कि यार मजाक करेंगे, तो वो हंसने खेलने लगा, कूदने लगा। बोलो क्या बात है, बोले नाक की ओट हो रही थी, भगवान दिखाई पड़ रहे साक्षात, और ढेरों लोगों की नाक कटवा दी। और जिसकी कट जाए उसको बोल दे कि भैया मजाक करेंगे, बोल दे। बात राजा तक पहुंच गई, राजा बोला मैं भी कटवा लेता हूँ भाई। मंत्री थोड़ा समझदार था, बोला कि पहले मैं कटवा लेता हूँ, आप नई उम्र के हैं, मैं तो पुराना हूं, मेरा क्या है। मंत्री ने कटवाई तो मंत्री कान में कह दी, बोले इन सबको पकड़ लो, जेल में डाल दो इनको। तो हमेशा ये व्यवस्था नहीं चलती है, कभी कभी तो बदलाव आ जाता है, कोई तूफान बन जाता है, रास्ते को रोक देता है। और सही मायने में परमात्मा की बड़ी कृपा है, हमने इस व्यवस्था को बदलने का पूरा प्रयास किया। आज हमारे ढेरों, अब मैं दुश्मन के हूँ क्या कहूँ उनको पता नहीं, मतलब वो कभी भी हम पे उस तरह से जो है, क्योंकि पैसे के लिए ये आप लाख 2 लाख की नहीं, लोग हमारे कारण अपने आप को 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ का हानि होते देखते हैं। तो ऐसे में कोई कुछ भी कदम उठा सकता है, क्या आप क्या समझ रहे हो? मेरी एक बातचीत हो रही थी आपके साथ रहने वाले लोगों से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई सुखबीर भाई का तो कुछ फंसा भी नहीं है एज सच, कोई इतना बहुत बड़ा अमाउंट कोई फंसा नहीं है उनका अथॉरिटी से, उनका तो व्यक्तिगत कुछ है नहीं, वो इतना वो करते हैं, इतना लड़ रहे हैं।
तो वो जो भी बच्चा था वो कहता है कि अगर अगर सबको आपको गुरुजी कहते हैं, तो कहता है अगर गुरुजी चाहें तो अथॉरिटी वाले 50-100 करोड़ रुपए पकड़ा दें उनको लाके कि बस तुम चुप रहो, बाकी तो हम देख लेंगे। ये पकड़ो पैसे रखो अपने पास। तो ये रिश्ते तो सब जगह होते हैं। रास्ते तो सबको खुले होते हैं। आप चाहो तो भाग लो और आप चाहो तो भाग लो। मैं हम लोग कहते हैं ना, हमारी एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा हो जाए, मैं भाग लिया। ऐसे ही मैंने पॉलिटिशियंस में एक जोक लिखा था कि आपका वोट कीमती है, मुझे मतदान करें। हाँ। कि मैं खुद ही कह रहा हूँ मुझे मतदान करें। हम फिर मतदान भी करें, कर रहे हैं, आपकी फिर भी कर प्रॉब्लम है। रहे हम क्या करें, मैंने शुरू में कहा था मुझे मतदान करें, हाँ, लेकिन मतदान आप फिर करें। भी कर रहे हैं, हमारी कोई हाँ, गलती थोड़े है। हाँ। एक बात बताइए, 2011 में एक गांव था जहां भट्टा परसोल था, 2011 या 2013 में था शायद। जी। तो वहां पे कुछ वो हुए थे, तो वहां पे किसानों पे आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है कुछ पुलिस वालों को पीट पीट के मार डाला। तो इस तरह से किसानों की इमेज खराब की जाती है, या ऐसे कुछ लोग कर देते हैं जिसकी वजह से ये कई बार सबके ऊपर आ आंदोलन जाता है? को उसका स्वरूप बिगाड़ भी देते हैं। अच्छा। अराजक तत्व भी आते हैं और कई कई बार क्या है, जब दबाव ज़्यादा होता है तो कई बार शासन प्रशासन की तरफ से भी इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं कि आंदोलन को खराब किया जाए। अपने आदमी भेज के। हाँ, दोनों तरफ से व्यवस्था बन जाती है। जो लोग जहाँ समझदारी नहीं होती, जहाँ अनुशासन नहीं होता, अक्सर हम भीड़ नहीं, हम पीड़ा वाले लोग रखते हैं, भीड़ नहीं रखते और उनकी समझदारी को बढ़ाते हैं, स्तर को बढ़ाते हैं। हम पूरा अपने आंदोलन को अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं। फिर भी ठीक है, हमारे साथ जो भी अनीति हुई है, फिर भी हम अनीति को तो नहीं अपना सकते। एक लोकतंत्र का अपना एक स्वरूप है, उसको तो नहीं बिगाड़ सकते ना। ठीक है, हमारी पीड़ा है, हम उसको सही रूप में कैसे रखने का प्रयास करते हैं। अब वो सरकार कहती है उसको भी भई आपने कानून तोड़ा। अभी हमने इन्होंने हमको शाम के समय जब हमने दिल्ली कूच करा अभी, तो हमको दलित फील्ड नेशनल में बैठा दिया कि अभी 7 दिन में आपको समाधान करेंगे। सुबह आए हवन करते हुए उठा के और सहज रूप से जो जेल में ले गए। सहज रूप में जेल में ले जाने को भी इन्होंने 3 सात लगाई हमारे ऊपर। किसको मारा आपने? अरे किसको, मेरी तो सारी वो व्यक्ति तो मिलना चाहिए ना जिसको मारा हो आपने, वो कौन है? देखो लेकिन मुझे साथ तो एक व्यक्ति होगा ना भाई, इसको मारा गया। हाँ, बता रहे थे कि एक एक थानेदार था, उसके गर्दन पर घुटना रखा और रख के ये बोले, सारी पब्लिक ने, सारे किसानों ने, एक ही एक ही थानेदार के ओ ऊपर भाई साहब। 150 किसानों पर लगभग इन्होंने वो लगाई 3 सात और लगा के बोले, बता बोलो उसको बोलते हैं कि तेरा तेरा तेरी तेरा तुझे मार देंगे अभी। 106 पूरे 110 लोग लगाते तो क्या पता जो बोला वो सही हो जाता। अब घुटना बहुत मजबूत होता है भाई गर्दन में रखने के लिए। 2 लोग रख ले उसी में काम हो जाता है कई बार। फिर वही बात है, आम आदमी में और खास आदमी में अंतर हो जाता है। कोर्ट भी जानता है कि ऐसा कुछ नहीं, फिर भी चलती है व्यवस्था, फिर भी वही शब्द चलते हैं। आज की तारीख में आंदोलन करना एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हो जैसे। शासन प्रशासन के पूरी तरह हम खिलाफ हों, हम इसको उखाड़ना चाहते हैं, इस तरह की सोच बनती है। सरकार के विरोध में आज की तारीख में लड़ना कुछ और कठिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब महाभारत होने ही वाला था, तो भगवान कृष्ण अंतिम बार समझाने के लिए आते हैं उसको, धृतराष्ट्र को। तो कहते हैं महाराज आपने पवित्र राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ का विष घोला है, और अगर आप अब भी नहीं माने तो ये विष आपके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। तो जो ये लोग कर रहे हैं, जो विष घोल रहे हैं बार बार, इनको क्या ये बात समझ में नहीं आती? क्या इतने कम एनलाइटेंड हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ का विष बार बार घोल रहे हैं हम इसमें, जो जो आसानी से सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बातें हैं ये शासन के लिए। इतने लंबे समय बाद अभी पिछली बार हम फरवरी में जो दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हाई पावर कमेटी ने कई मुद्दों का हमारा समाधान किया। जब ज़्यादा हमने थोड़ा-सा वो दिखाया भई हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, तब हमने अब हम दिल्ली कूच करके हमको वहाँ क्या करेंगे? बोलो। एक दिल्ली कूच करना, एक थोड़ी-सी ये दिखाना भई आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? इतनी बात है बस। और इन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े-बड़े नेतागण इसमें फेल हो गए थे, हाई पावर कमेटी बनाने में। मैं इसका श्रेय अपनी कमिश्नर महोदया को दूँगा, जो नोएडा अथॉरिटी की। लक्ष्मी सिंह। जी, जी। उन्होंने मुझसे वादा करा था कि मैं हाई पावर कमेटी बनवाऊँगी और उन्होंने वो अपना वादा निभाया भी। और सही बता रहा हूँ, लाखों लोगों की फांसी कटेगी। जो
हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जो कुछ समाधान हुआ है, 6-7 हजार लोगों के प्लॉट मिलने हैं अतिक्रमण के नाम पर, वो मिल जाएंगे। आबादियों पर जो नोएडा नाम दर्ज हुए पड़े हैं, वो उनकी बैकलीज हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमसे ये बोला है, जो आप मिलने गए थे। अभी मिलने गए थे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं? जैसे मतलब जैसे आप कोई मिलता है, तो होता है ना कि एक होता है बहुत ही सम्मानपूर्वक मिलता है कोई, कुछ लोग होते हैं सत्ता में चूर रहते हैं, तो आपको कैसे लगे मुख्यमंत्री जी? बात क्या है कि आदमी अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से बात ज़रूर करता है, हुँ, हुँ। परंतु दूसरे का स्वभाव भी उसमें जो है, फेरबदल कर देता है। अब हम गए तो हम तो अधिकारियों ने जो रिपोर्ट यहाँ से भेजी थी, कि कौन आ रहे हैं? वही आ रहे हैं। वही आ रहे हैं जो यहाँ अराजकता का माहौल बनाते हैं। 307 वाले आ रहे 307 वाले हैं और हैं। तन्हाई वाले आ रहे हैं, धरना वाले आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पता था कि आप इंडियन आर्मी में बिल काम कर चुके हैं? हैं जी? आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, ये सब बताया या नहीं बताया ये मुझे सब? मुझे तो पता नहीं, मैं तो अब गए तो हाँ, वो हमारे साथ लोग एक और छोटी-सी बात बोलूँगा, आप मुख्यमंत्री कहना चाहिए मेरे और आपके बीच में बस भगवे रंग का फ़र्क है। मैं अगर ओढ़ के निकल जाऊँ तो मुझे दुनिया भी मुझे योगी कहेगी। शुरुआत में वे जो है, हुँ, थोड़े से आक्रोशित तो थे। अच्छा, आप लोगों ने गौतम बुद्ध की सूरत बिगाड़ रखी है, अच्छा। विकास ठप कर रखा है, निवेश नहीं हो पा रहा है। हुँ, मैं ऐसा कर दूँगा, जाँच करा दूँगा, वो कर दूँगा। हुँ। सब तरह की जी, बात। जो राजनीतिज्ञ बोलते हैं ये। हाँ, हुँ, फिर मैं बोला, आप आध्यात्मिक आदमी हैं, मेरे सामने ऐसे ही बैठे थे। अच्छा, आप आध्यात्मिक आदमी हैं। आपने बोला? हाँ, बढ़िया, बढ़िया, हाँ। आप आध्यात्मिक आदमी हैं। आपको ये भी शायद मालूम ना हो कि जो आपने कर दिया, कि मैं उसमें बहुत हित देखता हूँ अपनी जनता का। किसानों को बहुत हित देखता हूँ। लाखों लोगों की फांसी कट गई जो जो नहीं कर पा रहे थे। आबादी मिनावली 450 की बन गई थी, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक आदमी की कुछ काम नहीं हुआ। और आपने 1000 करके ही जो है 1000 मीटर करने जो किया आपने, लाखों लोगों को जो है उनके घर मिलेंगे अपने। हाँ भाई, किसी ने 1000 मीटर में बना रखा घर, और हमने नियम बनाया है 450 का, तो उसका निस्तारण नहीं हो पाता, इसलिए हमने 1000 कर दिया है। मैं जी, बहुत अच्छी बात, काम करा आपने। और 6000 लोग जो अतिक्रमण के नाम पर प्लॉट रुके पड़े थे, वो उनका भी प्लॉट मिल जाएगा। जिनको प्लॉट नहीं मिल रहे थे, भ्रष्टाचार की जड़ हुआ थी। हुँ, कर दिया भाई। अच्छा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। हाँ, कर दिया। हुँ, हुँ, मुझे भी काम करने दो। हुँ, हुँ, अब हमने 10% की बात हुई तो 10% बोला, कोर्ट के मामले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैंने कहा चलो अब थोड़ा-सा एक पॉजिटिविटी आई है, हाँ, तो चलो एक शुरुआत ऐसे करते हैं। हुँ, हुँ, और कई मामले में उन्होंने जो है नए कानून को लेकर भी पॉजिटिव रुख दिखाया उन्होंने हाँ, पूरी तरह से। हुँ, हुँ, तो चलो मैंने कि एक शुरुआत हो रही है, कुछ समय दिया जाए, हुँ, हुँ, ये काम हो जाए, आगे बैठ के फिर चर्चा करेंगे कितना जो है 10% हमारा प्लॉट जो रुका पड़ा है अभी। मामला तो बड़ा है, गंभीर तो है हमारा मामला, और वो सही भी है, कोई गलत नहीं है। एक भाई का उतना ही कटा है, देखो जी, 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 10% ही कटा है, एक भाई का भी, दूसरे के भाई का भी 10% कटा है। एक भाई को उसी में 10% प्लॉट मिल गया, एक भाई को 5% प्लॉट मिला है। बताओ, ये न्याय है क्या? ऐसा क्यों? एक ही बाप की औलाद, एक ही खसरा खतौनी है, सब कुछ एक है। ये न्याय है क्या? तो दीप जिनके सिर्फ महलातों में जले, चंद लोगों की ख्वाहिशों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्यों? तो साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2 भाई हैं। हुँ, एक भाई को उसी ज़मीन का 10% प्लॉट मिला है, एक भाई को उसी ज़मीन का 5% मिला है। कोई अतिरिक्त चार्ज किसी पे उसने नहीं दिया, 10% वाले ने। जो कटा है उसी में से कोर्ट ने कर दिया है। क्यों नहीं समान कर देते इसको? सब मानते हैं अनीति हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने, यमुना प्राधिकरण ने अपने बोर्डों में पास करके शासन को भेज दिया, अच्छा, परंतु देना नहीं चाहते। कुछ देना नहीं चाहते हैं। मेरा ऐसा भी है, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि अभी उस रूप में शायद हमारी तपस्या पूरी हुई नहीं है। इस पे बैठ के फिर आगे विचार करेंगे उस और तरह बड़ा से। अजीब नहीं है कि मतलब मैं जो है ज़मीनें जिस ज़मीन के आस-पास मैं रहता हूँ, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है ना? जिस ज़मीन पे बिल्डिंगें बनी, वो सब मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। हर जगह जिस ज़मीन पे सड़क बनी, वो भी मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। जब ये सरकारें नहीं थी, तो सब कुछ मेरा था। अब ये सरकार आई है और ये मुझे ज्ञान देती है कि जंगल मेरा है, पानी मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा और किसका है? किसका है? कौन है सरकार में? क्या हम नहीं हैं? उन पता है किसका है वो?
जो करप्शन करके ऊपर पहुंचेगा उसका है, जो चोरी चकारी करके ऊपर पहुंचेगा उसका है। एक समय था, मुझे कई बार ऐसा लगता है, और मैं थोड़ा पॉलिटिकल शब्द इस्तेमाल करूंगा, कि जो करंट सत्ताधारी पार्टी है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में हो, ये बहुत अच्छी विपक्ष पार्टी हुआ करती थी, बहुत अच्छी। विपक्ष का काम इतना बढ़िया करते थे ये लोग, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो सत्ता में शुचिता की बात होती थी। जब ये विपक्ष में थे तो जब भी कोई सरकार कोई निर्णय लेने लगती थी तो ये लोग अच्छा जोर लगाते थे और रोक देते थे। कई बार ऐसा देखा गया है। शायद इनको ढंग से सत्ता करना नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सत्ता जैसी प्राप्त हुई है और ये कहना कि नहीं ये हिंदुओं के लिए है या किसी के लिए है, मुझे तो वो मतलब बात हजम ही नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदि हिंदू मरेगा नहीं तो सत्ता मिलेगी कैसे, ये सोच होगी। और मैं आपको, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मॉक कर रहे थे ना कि अधिकारी क्या बात करते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है करंट सत्ता पक्ष है, उसके नेता आपस में क्या बोलते होंगे कि बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं तो उसको अरे मरने दो चार, तभी तो हमें वोट मिलेंगे। ऐसे नहीं बोलते होंगे, बड़ा आसान है ऐसे बोलना। मानवीय मूल्यों में गिरावट है, मानवता मरती जा रही है और इन्होंने लोकतंत्र को, उसकी खूबसूरती को कुछ कम किया है, जो इनको नहीं करना चाहिए था। विपक्ष के साथ संसद में देखो द्वेषपूर्ण माहौल है उस तरह से। विपक्ष भी शायद इन्हीं की सत्ता में, कई बार तो ऐसा लगता है ऐसा विपक्ष भी इन्हीं के साथ है, विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे इनके मुद्दों से। लोगों के चरित्र पर ज्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। चरित्र को उछाला जाए, उनको डाउन किया जाए। न्याय कम हुआ है, सत्य कम हुआ है। ये देखिए ना आपके, अगर मैं ये पूछूं अरे वो इनकम टैक्स इकट्ठा किया आपने, पैसों का क्या हुआ, तो बोलते हैं हिंदू हो ना, बटोगे तो कट जाओगे बेटा। आप समझ रहे हो ना प्रॉब्लम कहाँ पे है। समझ गए। इनसे पूछो कि अरे यार सड़कें नहीं बन रही हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, समझो बात को। अरे भाई मैं तो चाहता हूं मैं सेफ भी रहूं, मैं, अच्छा इसमें कई लोग बोलेंगे कि मैं किसी और के लिए कार्य करूं, नहीं, मैं इनसे ज्यादा कट्टर हिंदू हूं। पर मेरा ये कहना है भैया हिसाब किताब भी बता दो, मैं चाहता हूं आप बटेंगे कटेंगे करिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं, खाली वही मत करिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप मेरा हिसाब बता दो, आप मेरी सड़कें बनवा दो, आप मेरे यहाँ पे गंदगी साफ करवा दो, मेरे प्लॉट के पैसे दे दो, आप ये सब भी करो, उसके बाद मैं तो तब भी आपको वोट दे रहा हूं, अब भी आपको वोट दूंगा। ये अब मुझे मेरे जो काम होने उसमें मुझे आप बार बार लगते तो अरे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बटोगे तो कट जाओगे। काम का चक्कर खत्म हो चुका है। अब तो बस दूसरी चीजें, उनकी लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए, हिंदू मुसलमान में कैसे बांटा जाए, इससे आपस का प्यार कम होगा पक्का। और योगदान सबका रहा है, ये देश सबका है। प्यार का माहौल बनाना चाहिए। आपको अगर कोई नीति बनानी है, कोई भाई जनसंख्या को लेकर, किसी को लेकर भी आपको लगता है कि जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास संसाधन कम हो रहे हैं, तो आप उसका व्यवस्था बना सकते हो। परंतु आप ये राजनीतिक द्वेष घोलकर, आपस में बाँटकर, आपस में द्वेष फैलाकर, इस तरह का माहौल बनाकर काम करते नहीं हो, काम करना नहीं है और बस नारे उछालने हैं कुछ, उनमें लोगों को, उनमें उनके जज़्बातों से खेलना है, तो ये गलत है। आप लोगों को जब अगर सरकार दे देती है, जो मांगते हैं आप लोग हक, सरकार देती है तो कितना 8-10 हज़ार करोड़ की बात होगी, इसी के रेंज में है नहीं, और कम। और कम है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे माननीय जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके प्रचार पे हर साल लगभग कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, कि मतलब मैं कितना महान हूँ इस बात को समझो आप। आप समझिए कितना कितना गहरा है ये, कि मैं आपको ये बता दूँ मैं बहुत काम करता हूँ। मैं बहुत काम करता हूँ, वो मुझे आपको बताने के लिए मैं उतना खर्च करता हूँ जितने में आपका पूरा मुआवजा आपको मिल जाएगा। देखो कितना महान हूँ मैं। अब आप ये समझ लो कि बिल्डरों के, इनके कितने माफ़ करे हैं इन्होंने, देखो लाखों करोड़ जो है, बिल्कुल माफ कर्ज माफ़ कर दिया है, जो बिज़नेस कर, लेना लोन था। माफ हो गए। परंतु बात क्या है, चौधरी चरण सिंह भी, महात्मा गांधी भी, सरदार पटेल भी, सबकी यही नीति थी भाई, जब तक आप गाँवों की गलियों का, खेत खलिहानों को ध्यान नहीं करोगे, तब तक सही रूप में समृद्धि नहीं आ पाएगी उस तरह से। कुछ टापू ज़रूर तैयार होंगे, आपने आर्थिक उसकी जो है, और बाकी को शोषण का आधार बनाएँगे। अब वो ये है कि एक बिल्कुल ऐसा बने हैं कि भाई हम ना खाते हैं, ना खान देते हैं, बाकी दूसरे खूब उसमें जो है सब चल रहा है। कौन कौन कह रहा है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है? क्या बात कर मैं कहता हूँ हाँ, दुगना हो गया, और बोलो, बिल्कुल। और दुगना हो गया। सीएजी कहाँ गया? ये अरे किसके सीएजी? सीएजी कहाँ गया? वो सीएजी जो ये घोटाला हुआ, वो घोटाला, वो कहाँ गया? कल परसों आया था सीएजी का, वो कांग्रेस के लिए कुछ बोल रहा था, पता नहीं। मैंने कहा अबे कहाँ से आ गया सीएजी तू अभी उनके भी? अरे कब तक, कहाँ था? तो काफ़ी 8-10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए हैं।
कहाँ था भाई? तो लोकपाल अच्छा एक बात बताइए लोकपाल मुझे, बेचारे पता ना कहाँ चले गए। लोकपाल तो जिन्होंने बोला लोकपाल, वो लोकपाल नहीं कर पा रहे। लोकपाल जो लोकपाल की जिन्होंने चर्चा करके सरकारें बना ली अपनी दिल्ली में, वो लोकपाल नहीं ला पाए, तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। तो लोकपाल पता नहीं कहाँ चले गए, सोए पड़े लोकपाल अब। हाँ हाँ हाँ। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अब लोकपाल से, अब भ्रष्टाचार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उनसे पूछो कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, वो बोलते हैं प्रचार देखे जलवा देख रहे हो भाई का। मतलब आप उनसे पूछो मेरे पैसे कहाँ गए, तो बोलते हैं ये देखो, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो कैसी बढ़िया खिंचवाई मैंने, ये देख रहे हो ये कितना जलवेदार है मेरा। एक और भी चीज को मैं छूना चाहता हूँ इस मुद्दे पे। कई बार क्या होता है कि लोग, जब हम ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं और आप कर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि वो ले जाएंगे कि हमारी जातियां क्या है, वो ले जाएंगे कि अच्छा ये इस जाति का है, तो ये पुराने वाले जो मुख्यमंत्री 2017 तक जो थे, ये उनकी तारीफ में लगे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए ऐसा करें। अरे भाई, जो पुराना वाला मुख्यमंत्री था वो भी इन्हीं के साथ खड़ा है। हम पर और आप पर आरोप लगाए जाते हैं जातिगत होने के, है ना। जो करंट राजनीतिक सिस्टम है, उसका जो सत्ता में बने रहने का जो आइडिया है, वही जातिवाद है। ब्राह्मण ने यही तो कहा कि मेरा पुत्र ब्राह्मण ही होगा, वो वर्ण को त्याग दिया उसने। उसने कहा मेरा पुत्र ब्राह्मण ही होगा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा पुत्र है वो। यही तो जाति व्यवस्था है। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री कहता है मेरा पुत्र ही प्रधानमंत्री बनेगा, या वो कहता है मेरा पुत्र ही पार्टी को चलाएगा, या सबका टोला एक साथ मिल जाता है और कहता है एक काम करते हैं, इनको काटते हैं, ना तुम मुझे परेशान करना, मैं तुम्हें करूंगा। क्योंकि अभी भी रिकॉर्ड है कि 2017 तक जो मुख्यमंत्री थे, उनका वोट बैंक इनको अभी भी नहीं मिला है, ना मिलेगा। तो उनको बिगाड़ने से फायदा क्या है? वो तो रहने चाहिए, वो तो मेरी जरूरत का सामान है भाई। तो उनका वोट बैंक तो मुझे मिल रहा है, मुझे उनका तो फायदा है। मुझे अभी आपको बताता हूं, जब जैसे वो जीत के आए हैं ना, उनकी पत्नी को, उनको, उनके भाई को, जितने लोग जीते हैं, सबको फटाफट घर अलॉट हो गए। और सत्ता पक्ष के जीते हुए लोग अभी तक फ्लैटों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है। उनका सबका कहना, हम सब आज के, हम सब ब्राह्मण हैं या आज के क्षत्रिय हैं, हम सब, हमारी पुरानी जातियों के चक्कर मत पड़ो। हम अपनी सत्ता को किसी भी हाल में किसी और के हाथ में नहीं देंगे, बात खत्म। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। सत्यम दानम अधो अनिर्सस्य कृपाघृणा तपस्य द्रस्ते यत्र स इति ब्राह्मण स्मृते शूद्रे चेत् भवेत् लक्ष्यम द्वजे तत्चैन विद्यते न वै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणे। जहां सत्य दिखाई पड़े, जहां दान दिखाई पड़े, जहां घृणा ना हो, जहां तप हो, वही ब्रह्मत्व है। छदती रखती जनान से क्षत्रिय, जो समाज के दुखी देखकर अपनी बाजुओं का जो छाता तान देता हो, वही क्षत्रिय है। हर किसी को तोड़ मड़ोड़ दिया है, शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ दिया है, और तोड़ मड़ोड़ के अपने लिए कुटिलता वाली सामग्री निकाल निकाल कर जनता को परोस परोस उनका शोषण, उनको बेहोशी की हालत में ले जाकर सही रूप में शिक्षा ना देकर, अम्बेडकर ने बोला था ना कि आपको सब कुछ देंगे और आपको शिक्षा नहीं देंगे, आपको लायक नहीं बनाएंगे। संघर्ष बना रहे, क्या बात है, बढ़िया। पीछे हटने वाले हम भी नहीं है। तो नो लाइफ विदाउट फाइट है भी क्या है इसमें थोड़ी। एक तो यज्ञ के लिए आपने कहा सुबह और शाम लगभग रोज आप यज्ञ करते हैं, इसका क्या वो है, क्यों, कैसे, मतलब क्यों करते हैं आप? यज्ञ, यज्ञ के ऊपर बोला है, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बंधने। तदर्थ कर्म कौन थे? मुक्त संग समाचार है, कृष्ण बोल रहे हैं। यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यंत्र, जो कर्म यज्ञ के अर्थ में नहीं किए जाते अर्जुन, वे सब कर्मों के बंधन का कारण बन जाते, वो सब आसक्ति वाले कर्म बन जाते, वो सब स्वार्थ वाले कर्म बन जाते। यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ हमारे सब धातुओं से बनते हैं। तो यज्ञ शब्द किस धातु से बना है? यज्ञ से बना है। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। कोई देवत्व भाव, कोई देव आदमी जिससे सबका भला होता हो, कोई देव विचार देने वाला विचार जो सबको देता हो। धारणा धर्मिति आहु धर्मो धार्यते प्रजा, जो अच्छे भावों को धारण कर लेता है, श्रेष्ठ भावों को जो धारण कर लेता है, धर्म, धर्म वही धर्म है जो प्रजा सबको धारण करता है। ये नहीं कि इसको धारण कर लिया, उसको छोड़ दिया, उसको धारण कर लिया, उसको छोड़ दिया, नहीं। समान रूप से जो जो विचार सबको देने वाला हो, ऐसे विचार को संगति कर, इकट्ठे होकर त्याग पूर्वक करो। ऐसे जितने भी कर्म है,
इकट्ठे होकर त्याग भाव से किसी अच्छी बात को जितने भी ज्यादा लोग आगे बढ़ाते हैं, जिससे सबका भला हो, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। हमारे सारे शास्त्रों की यही सामग्री है। आप हर मंत्र को पकड़ लीजिए और हर मंत्र में एक विचार, तो आपको विचारवान तो होना ही चाहिए, क्योंकि निकृष्ट कोटि के माँ बाप अपने संतानों को निकृष्ट समाधान देते हैं, मध्यम कोटि के माँ बाप अपने बच्चों को मध्यम समाधान देते हैं, उत्तम कोटि के माँ बाप अपने बच्चों को उत्तम समाधान देते हैं। केकई को हम भले ही विमाता के रूप में प्रस्तुत करते हो, परंतु उस जैसी साहसी, उस जैसी निडर, उस जैसी योद्धा, उस जैसी राजनीतिक एक भी नहीं थी। भरत आया है ननिहाल से, तुरंत बोलती है, भरत बोलता, माँ तू बच तो नहीं पाएगी, तेने सीधा सीधा राम को वनवास मांग लिया और मुझे तो राजगद्दी मांग ली। तो बड़ी तपाक से कहती है, केवल जनकर पुत्र न कोई बनती माता। वह क्या, कष्टों के भैसी यदि रोई माता, चढ़ती में मैं नहीं चढ़ा पर उसका पानी, तो सुख सैया पर नहीं बनेगी अमर जवानी। चाहे मुझको कहे कोई कुटिल को माता, मैंने वही किया जो देवों को है भाता। बेटा मैंने राम भरत में भेद न जाना, सदा राम को तुमसे बढ़कर मैंने माना। चाहे कहे कुटिल कमति कुमति मुझको कोई, मोह सिंध में मगर चेतना कभी ना खोई। संकट में साहस से उनके प्राण बचाए, मेरी राजनीति को समझ ना पाए। काम मिले उसको वैसा, जैसी हो शिक्षा। बेटा तेने पाई अवध में शिक्षा, मगर राम ने पाई कौशिक से दीक्षा। अब रही बात अवधपुरी की, तो अवधपुरी में सब प्रकार सुख में जीवन है, रिद्ध सिद्ध धन धान पूर्ण सब एक भवन है। बड़ा सरल है इनके ऊपर करना शासन, मगर सिखाना कठिन अज को है अनुशासन। तुम उनकी सोचो जो अब भी है बनवासी, युग युग से अभिशप्त जी रहे हैं घोर उदासी। सदा अभावों में पले उन जिनके मन रूखे हैं, प्रेम दया करुणा ममता के जो रूखे। क्या उन्हें बचाना मानवता का कर्म नहीं है? क्या गले लगाना राजा का धर्म नहीं है? उन्हें कौन देखेगा, सदियों से आतंक मचाए हुए हैं। रावण अलग आतंक मचा रहा है, बाली अलग आतंक मचा रहा है, दूसरे अलग आतंक मचा रहे हैं। कौन देखेगा उनको? तो राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। सही बात। राम बन ही ना जाते तो आज कौन गाता? तो विपरीत परिस्थिति, बाधाएं आती हैं आए, ग्रह प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जुलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर क्या बात है। चलना होगा। दुष्यंत कुमार जी। चरे बेती जी जी जी। चलते रहो बस। एक कुछ आरोप किसानों पे भी लगे हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे जो सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, वो किसानों के लिए उनके विचार क्या हैं मैं बता दूँ। मैं सोसाइटी में रहता हूँ, तो आज आप लोगों से मिलने से पहले के मेरे क्या विचार हैं, 6 साल से पहले या 6 साल के बाद के अब क्या विचार हैं, 2 अलग-अलग व्यक्ति, सेम व्यक्ति 2 अलग-अलग। पहले मुझे लगता था कि यार ये किसान ना, क्योंकि मैं भी जैम में फँसता था, यार ये किसान ना, इनको जब पैसा मिल दे चुकी है सरकार, अब इनको जब चाहिए होता है तब बैठ जाते हैं सड़क पे कि और पैसा दो हमको, ठीक है, इनका दिमाग खराब है। और दूसरा आरोप लगता है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में होता है तभी किसान उतरता है। 2 आरोप हैं किसानों के ऊपर। देखो, आम आदमी की पीड़ा में हम भी सहमति जताते हैं, कई बार परेशानी हो जाती है। परंतु मैं उनको कोई दोष नहीं देता हूँ कि जब तक आप किसी बात को सही रूप में जानते नहीं हो, तो फिर उसका आकलन अपने ज्ञान के आधार पर, थोड़ा-सा जैसा ज्ञान है उसी के आधार पर आप करते हो। या तो आपको पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, परेशानी होती है। और रही बात जब सेशन वगैरह चलते हैं, सत्र वगैरह चलते हैं, तो आदमी यही सोचता है कि मेरी बात जब सही से, जी, मैं जी, क्योंकि जी। मैं एक पहलवान भी हूँ, जी, जी। तो मैं आगे आगे बढ़ना भी जानता हूँ, अटैक भी जानता हूँ और डिफेंस भी जानता हूँ। तो अपनी कुश्ती लड़ते समय अपनी पोज़ीशन का सब इंतज़ार करते हैं। जी, जी, जी। अगर हम ऐसे ही अटैक मारूँगा, तो मैं खुद पकड़ में आऊँगा। तो मुझे अटैक कब ये मारना है, स्ट्रैटेजिक होता है ये। मैं कब अटैक मारना है, कब नहीं अटैक मारना है, मैं अपने लोगों को मैं कब हिट कर सकता हूँ, कब मेरी तैयारी अच्छी है, कब क्या अच्छा है, कब मौसम अच्छा है, कब क्या अच्छा है, तो हर चीज़ का ध्यान तो करना, देश काल परिस्थिति का तो ध्यान आदमी को होना चाहिए। तो बाकी सिर्फ़ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है कि हमारी बात जब कब सही-सही सुनी जाए, तो बहुत अच्छी बात है। एक एक वो था, एक रशियन केजीबी का एजेंट था बेज़मेनोव, तो उसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, साढ़े 3-4 घंटे का वीडियो है। उसमें वो ये बात प्रूव करता है बता के कि किसी भी समाज को यदि नष्ट करना हो, तो जैसे हिंदू समाज है, 3 चीज़ें हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन।
ठीक है? अगर परंपरा खत्म कर दिया आपने, तो प्रतिष्ठा अपने आप खत्म हो जाएगी। और प्रतिष्ठा गई, तो अनुशासन तो रहेगा ही नहीं। तो आपको लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, चूँकि देखिए अब नागपंचमी का एक त्योहार होता था, याद होगा, आपने तो मनाया होगा दबा के, खूब खुशी-खुशी मनाया होगा। गाँव-गाँव के लोग अपने पुराने त्योहारों को ऐसे त्याग दे रहे हैं कि जैसे मतलब कोई अछूत चीज़ हो, नहीं करना हमको। कुछ लोग मॉडर्निज़्म के नाम पे त्याग देते हैं, कुछ लोग इसलिए त्याग दे रहे हैं कि उनको बहुत पेन होता है, क्योंकि अधर्म का रास्ता बहुत आसान है, धर्म पे टिके रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बूढ़े पिता का ध्यान रखना धर्म है, बूढ़ी माता का ध्यान रखना बिना चिल्लाए उन पे धर्म है, बच्चे को थप्पड़ मारना अधर्म है, लेकिन बच्चे को अच्छा ज्ञान देके बड़ा करना धर्म है। तो धर्म पे टिके रहना मुश्किल है, अधर्म सबसे आसान है। आपको लगता है लोगों ने धर्म परंपराओं को छोड़ दिया, इसलिए दिखता है आपको प्रतिष्ठाएँ खत्म होती जा रही हैं? We must do our best to form a class of persons who may be Indian blood and color, but English in best. मकौले पे लिख गए आप तो। मकौले। जी, जी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करते समय उन्होंने ये बात कही थी कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो रंग रूप में भले ही भारतीय लगे, पर आचार विचार से वो अंग्रेज बन जाए। उन्होंने काले अंग्रेज तैयार करे। हमारे शास्त्र कहते थे कि योग करने की बात कहते थे। तो योग क्या करता है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को काबू में करता है। बोले इससे क्या होता है? तददृष्टु स्वरूप अवस्थानम, आदमी अपने आप में हो जाता है। आदमी सेल्फ अवेयर। हाँ, जी, अपने जी। अपने आप में हो जाता है। हुँ। तो जो अपने आप में नहीं होता वो क्या होता है? जैसी उसकी वृत्तियां होती है वैसे-वैसे काम करता रहता है। तो हमारी एक संस्कृति है, एक मर्यादा है, एक मूल्य है, हमारे गौरवशाली परंपराएं थी। हम इनको मलेच्छ कहते थे। बिल्कुल। हम मलेच्छ कहते हैं, ये बल की इच्छा के लिए आए बस। हाँ, ये हाँ। कितनी इच्छा है इनकी? हाँ, हाँ। एक मल की इच्छा है इनकी हाँ, बस। हाँ। यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं और पका माल हमें देते हैं, हाँ। इनकी मल की इच्छा है बस। तो इन्होंने देखा ये तो यार अच्छा है, मतलब हमें कुछ मानते ही नहीं है। गांव-गांव इनके जो है अलग-अलग गांवों में कोई बढ़ईगिरी काम कर रहा है, कोई लोहार काम कर रहा है, कोई शिल्पकार है अब सेल्फ खूब। सफिशिएंट है। हाँ, हुँ। और पूरा कारोबार चलता है इनका। तो सारा सब कुछ पहले वही जो आपने बात कही कि इनकी प्रतिष्ठा कैसे जाए, इनकी मर्यादाओं को कैसे तोड़ा जाए। कब ये कैसे हो कि हम जो है ये अपने आप को गौरवशाली मानना बंद कर दें। हमारी सारी परंपरा जो वैज्ञानिक परंपराएं थी, किसने बताया था पता नहीं ये दिन कि मकर संक्रांति, जी, जी। कि मकर कहते हैं वो मगरमच्छ के लिए। मकर राशि में आकर सूर्य, धूप तेजी आ जाती है और वो पानी से खेलने लगता है। पानी से मगर इसलिए मगरमच्छ जो है पानी में खेलता है। हुँ, हुँ। और वो ये किसने पता लगा लिया भाई? हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। मकर रेखा भी। हम ये किसने हाँ। पता लगा हुँ, लिया हुँ, भाई हुँ। कि भाई आज के दिन से सूरज पानी से खेलने लगेगा, भाप बननी शुरू हो जाएगी और हमारी मानसून का आधार बन जाएगा, क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था थी सारी सारी। कौन सा ऐसा पर्व है जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण नहीं? अभी जो महाकुंभ हो रहा है, वो भी गुरु के उस पे होता है, गुरु जो चक्कर लगाता है सूरज के। सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी बहुत चमत्कारिक उस पर आधारित कर दी, बाकी इनके पीछे वैज्ञानिक कारण थे। और जब आप वैज्ञानिक परंपरा को छोड़कर जब आप चमत्कारिक व्यवस्था पर आ जाते हैं तो दूसरे आक्षेप करने लग जाते हैं। हमने अपने कृष्ण को खो दिया, हमने अपने राम को खो दिया जो हमारी संस्कृति की रीढ़ थे। जी। आज हम उन पर आरोप लगाते नहीं शर्माते, उनको हम कुछ भी कह देते हैं। फिर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँगा कि इतनी बड़ी रामचरितमानस, इतनी जगह महिलाओं के सम्मान के विचार हैं, लेकिन फिर से वही कम्युनिस्टों पे जाता हूँ। एक लाइन एक कम्युनिस्ट उठाएगा और आपको आत्मग्लानि से भर देगा। बोलेगा ढोल गँवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सबके पीछे हम ही तो हैं फिर। हमने अपने आप को कमज़ोर किया ना। जी, जी, बिल्कुल, दूसरों 100%। दूसरों को मौका दिया हमने। दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं? सही मायने में मैं आंदोलन करता हूँ। जी, जी। मैं सरकार को कम कोसता हूँ। मैं कोसता तो उसी सरकार को ही मान लिया मैंने। जी, जी। पर मेरे असली जो वो है ना टारगेट पे ये लोग हैं। जब तक तुम नहीं जागोगे, तुम्हारा शोषण होगा। हुँ। जब तक तुम खुद नहीं उठोगे, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, तुम्हारा हित मुझे नहीं लगता हो पाएगा। पिछले दिनों में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हुई है, लोग जुड़े हैं और बड़ी विपरीत परिस्थिति में सरकार ने अब की बार तानाशाही करी, बिल्कुल। फिर भी मैं कह सकता हूँ, मेरी मातृशक्ति पिटती हुई जेल जाने को तैयार थी, युवा शक्ति पिटती जा रही थी और जेल जा रही थी। बाद में जेल ले जाना बंद कर दिया, पीटते ले जाते, बोला जेल जाएगा,
बोला हाँ जेल जाऊंगा, इसमें मार दो फट्टे और वापस भेज दो। जेल जाना बंद, जेल जाने के लिए जाते और फिर उनको वापस भेज देते। ठीक है, इसमें हम मजबूत होकर उभरे और एक सच के लिए हम में और समर्पण आया है और मेरे योद्धाओं का बंटवारा कि कौन योद्धा किस लेवल का है। जांचने का मौका इतने मिल गया। इतने तापमान में भी ये जो है काम करते हैं, जी, इतने तापमान में भी ये काम करते हैं। तो हजारों योद्धाओं ने बढ़ते हुए तापमान में काम किया है, तो मेरे लिए तो और सौभाग्य की बात है कि हम इतने तापमान में भी काम कर सकते हैं। हमेशा थोड़ी करोगे ऐसा, ड्यूटी आपकी बनती है। अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो इस बात को लेकर वैसे कमिश्नर महोदय ने इस बात को रेखांकित किया था तो मुझे एक बात बताइए कि भाई आप जो है हम्म, आप अनुशासित तो रहे, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहे। इतना सब कुछ होने के बाद में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि पुलिस ने अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया, कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, मुझे अभी याद है हमारे घर के बगल में परथला खंजरपुर नाम का गांव है, उसके बाहर सीआरपीएफ की गाड़ी खड़ी है 2। तो मेरे मित्र हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार सीआरपीएफ की गाड़ी क्यों खड़ी? अच्छा, उनको पता भी नहीं। मैंने बोला वो किसान आंदोलन के चक्कर में लग रहा है ये खड़े हैं यहाँ पे, आपके गाँव में भी आएँगे रात को। तब जाके उनको लगा हाँ, वो खुद भी निकले, उन्होंने देखा अरे हाँ यार सही में खड़ी 2 गाड़ी यहाँ पे सीआरपीएफ की। लोगों को लोगों की पत्नियों को, आपके साथ उदल जी हैं शायद, उनकी पत्नी को रात को हमारी को भी, हमारी को भी। हाँ, अच्छा आपकी पत्नी के साथ भी हुआ ये? हाँ अच्छा, ले गए थे। अच्छा। रात को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सरकार के लिखित पुलिस नियमावली की तो चलो मान लेते हैं, उनको उसको तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कई पुलिस वाले पूछे पुलिस नियमावली, उनको पता ही नहीं क्या नियमावली क्या होता है। उनको कहते हैं हम बताएँगे क्या नियमावली है। रात को महिलाओं को उठा ले जाना बिना पुलिस के, लोगों के घर से एसी का विंडो एसी निकाल के घुस जाना उनके घरों में। ये अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी को पता भी होगा कि पुलिस इस तरह की हरकतें करती है? पता तो उनको होगा क्योंकि विपक्षी सरकारों में रह चुके हैं वो। पता तो उनको आइडिया होगा इस पुलिस का। सबका पता, किसको पता नहीं है? संसद में पुलिस बता ने दिया उनको बहुत, पुलिस से तो उनका संसद बड़ा नजदीकी नाता है। तो पुलिस क्या क्या कर लेती है तो वो हाँ, खुद हाँ, जानते हैं इस संसद बात को। भवन में चाहे रो पड़े थे एक बार कि हाँ तो बताइए बहुत बुरा हाल इस हो गया बात था। को खुद जानते हैं ना जी, जी जी। कि क्या क्या हो जाता है तो किस तरह से। आखिर मतलब मैं मेरी समझ में जो बात नहीं आ रही, प्रॉब्लम पता है क्या? कि आपके दर्द को वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी के व्यक्ति के दर्द के रूप में दिखा दिया जाए, ताकि इधर वालों का वोट ना इनको फ़ेल ना हो पेन आपका। आप समझ रहे हैं ना? कि अरे ये तो इन आपकी जात का नाम ले लिया जाएगा। ये उस जाति का है, उस पार्टी के चक्कर में दर्द में है ये। ऐसा थोड़ा हमारे लिए थोड़ा दर्द में है। तुम लोग खाली अपना देखो। इसी को तो फूट डालो राज करो कहते हैं। बंटवारा, हाँ, हाँ। बंटवारा यही बंटवारा है। वही और सोचिए हमारी आपकी परंपराएँ सब सेम है। कहेंगे बँटोगे तो कटोगे खुद ही कहते हैं। है ना? और खुद ही बाँट रहे हैं। सहज रूप में शासन करने की व्यवस्था है बस। कोई कटो, बटो, कोई छटो, कुछ भी हो, किसी को दबाना हो, कुचलना हो, कुछ करना हो, सब जायज़ है। इनके लिए कोई पैमाने नहीं है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के किसान जागरूक हो चुके हैं। और बस मेरी यही फीलिंग थी कि भई जैसे वो मुज़फ्फरनगर के उधर के हैं, किसान हैं, तो क्या हम ऐसे जागरूक नहीं हो सकते क्या? क्या हम अपने हक के लिए इतना बड़ा-बड़ा शोषण हो रहा है, आते ही किसी घर को तोड़ के चले जाते हैं, वो बेचारा सड़क पे आ जाता है। कई जगह हम पे केस भी लगे हैं इस तरह से, कई जगह हमने बचाए हैं, कितने केस हम पे हैं, क्या बताएँ आपको? कभी ऐसा हुआ है कि पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सब किसान एक पेज पे आ जाएँ सारे के सारे, कि यार हम सबका नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कि हम सबका नुकसान हो रहा है, साथ में खड़े हो जाते हैं? आप ऐसे समझो, जहाँ मेरा हित हो रहा हो, भले ही मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं, हुँ, भाव तो आपके साथ में है उनके भी। जी। अभी जब हम जेल चले गए और 8-10 संगठन हम एक साथ हमने एक मूवमेंट शुरू करी। लोग बड़ा कहते थे भई एक साथ क्यों नहीं लड़ते, एक साथ क्यों नहीं लड़ते, एक साथ क्यों नहीं लड़ते? एक साथ हो जाएगा तो काम हो जाएगा या अपने आप ही को चाहते हैं, अपने आप जबकि गौतम बुद्ध नगर में सही मायने में भारतीय किसान परिषद का एक मजबूत संगठन है सबसे। इसमें कोई वो नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। एक बड़ा संगठन हमारा सबसे बड़ा गौतम बुद्ध नगर में। और पिछले समय में इसने किसान परिषद ने बड़े ही अनुशासित तरीके से लोगों की भावों को जीतते हुए, उनके विश्वास दिलाते हुए, पूरी सच्ची निष्ठा से काम करा है। हम कभी उस रूप में काम कराने के लिए अथॉरिटी वगैरह हम नहीं जाते उस तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कमज़ोरी आएगी। एक उत्साह का माहौल है गौतम बुद्ध। यहाँ से वहाँ तक एक साथ हैं, आज एक साथ मेरे को लग रहा है कि अब हमारी ताकत कई गुनी बढ़ गई है। एक लोगों में एक विश्वास है हुँ, हुँ।
काम के प्रति जागरूकता भी, कि बार-बार जिसकी समझ में कुछ नहीं था, उसकी बार-बार समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। छोटा बच्चा भी कह रहा है कि अपना के लिए करेंगे, बड़े-बूढ़े भी कह रहे हैं अपना के लिए करेंगे, माँ शक्ति अलग कह रही है अपना के लिए करेंगे, युवा शक्ति अलग कह रही है, चाहे कुछ शादी का फंक्शन है, चाहे कोई गमी का मामला है, माहौल है, सब जहाँ बैठते हैं हम लोग यही चर्चा करते हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे एक सुकून महसूस हुआ कि हम जेल गए, तन्हाई में गए, परंतु लोगों के भाव हमारी तरफ आए कि भई हमारे लोग साथ में गलत हो, हमारे लोगों के साथ में गलत हो। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? आखिर उसकी उनकी कमी क्या थी? ऐसा क्या कर दिया जो तन्हाई में ले गए उनको उस तरह से? 307 ये धारा, वो धारा। अब आदमी सोच रहा है, विचार कर रहा है और मुझे बड़ा सुकून है इस बात को लेकर कि गौतम बुद्ध नगर जागरूक है। जी, जी। एक और भी सवाल है, एक तो चलिए व्यक्तिगत जीवन पे चलते हैं आपके, क्योंकि ना वो रह जाएगा वरना। मेरे पास एक फ़ोटो है आपकी, पता नहीं वो बहुत लकी था मैं कि मुझे वो मिल गई आपकी फ़ोटो। 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दरअसल है नहीं इस तरह की आपकी फ़ोटोज़ ज़्यादा। ये वाली फ़ोटो देखिए। हाँ, ये मेरी आर्मी की फ़ोटो है। जी, बताइए, बड़े सारे मेडल पहन रखे हैं आप। ये मेरी ये सर्विस, आर्मी, कमांड, इनके मेरे मेडल हैं सभी ये। अच्छा। हाँ, तो ये आर्मी का है, मेरे ऑफ़िस के सामने का है, सीओ के ऑफ़िस के सामने। जी, जी। वो कोई अधिकारी आए थे, उसमें जो है वो मिलने जाते, भई हमारे ये प्लेयर हैं, तो अपने-अपने गौरव की गाथा सब जो है सीओ गर्व करता है कि भई मेरे इतने अच्छे-अच्छे प्लेयर हैं। तो वही के सब मेडल हैं, कुश्ती के मेडल एक आपकी ये फ़ोटो है, ये वाली, वो हम लगाएँगे तो। इसमें आप जनता से कह रहे हैं अगर कल नहीं आए तुम लोग, तो सबको मार डालूँगा, वो क्या था बताइए? हैं। मेरा एक भाव था, जी। सिर्फ़ ये कहने का हुँ, हुँ। कि कल कल तुम ज़रूर आना। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब मैं इतनी स्पीड से। मीडिया ने उसको नेगेटिवली पेश किया था बाय द वे। हाँ, मीडिया अलग ले सकती, मैंने फिर बोला ना उसमें, हाँ, हाँ। मार दूँगा, हाँ, हाँ। अगर कल नहीं आए तो। हाँ, हाँ, हाँ। इसका मतलब कल आना। कल आना बस, जी। क्योंकि सबने कमिटमेंट किया हुआ था, सबने बोला हुआ था भई हम पीछे नहीं हटेंगे, जद्दोजहद करेंगे। अब कितने संगठन, क्या बताऊँ मैं। और एक अंतिम सवाल है मेरे पास कि आप लोग गौतम बुद्ध नगर के किसान, जो शंभू बॉर्डर के किसान हैं, उनसे अलग कैसे हुए? क्योंकि मैंने जब निर्णय लिया कि मैं भी समर्थन करूँगा इस आंदोलन का, किसान आंदोलन का, तो सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं के फ़ोन आए, जो टीवी पे दिखते रहते हैं बार-बार। उनके कॉल आए कि गलत कर रहे हैं आप, आपको नहीं जाना चाहिए इस तरह के आंदोलन में, आपको पता है क्या माँग रहे हैं, खालिस्तानी हैं ये। तो मैंने कहा भैया मेरे मन में आया। मैंने कहा इतने छोटे नेता आप नहीं, आपको ना पता हो कि ये क्या है और वो क्या है, आपको अच्छे अच्छी तरह पता है। इसका मतलब आपको मेरे इंटेलिजेंस पे डाउट है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ना मैंने आपकी पार्टी की कभी सदस्यता ली है, ना मेरा मन है लेने का, कि मैं आपकी पार्टी के नियमों से बंध जाऊँ। भाई मैं तो वो करूँगा जो मुझे सही लगता है, तो कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता। तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखित रूप में मुझे घर भिजवा दीजिए कि यदि मैं डरूँगा तो मरूँगा नहीं, ठीक है? अगर भिजवा दीजिए फिर मैं डरना शुरू कर दूँगा आप सभी से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कितना अलग है आपका आंदोलन। आपने दयानंद वाली बात कह दी, कभी दयानंद ने ये बात बोली थी जी, जी, जी। कि वो सत्य की बात कह रहे थे, भई आप सत्यार्थ प्रकाश। अंग्रेज़ों को ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, जी, जी, जी। आप बहुत कटाक्ष करते हो। तब उन्होंने कही, "नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकै, न चैनम क्लेदयन्ति आपो शोषयति मारुतैः।" वो आत्मा अजर अमर है, उसको ना शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। तो जब तक मेरी आत्मा का नाश करने का कोई दावा ना करता हो, तब तक मुझसे कोई ये आस नहीं कर सकता कि मैं सत्य को प्रकट करूँगा अथवा नहीं करूँगा। तो आपने वो बात कही कि पहले मुझे ये बता दो कि मैं हाँ, हाँ, भई क्या पता भई, जैसे उन्होंने कहा गारंटी दे ही दे कि नहीं मरोगे तुम, है ना? तो आदमी डरना शुरू कर देगा, ठीक है आप बोलो। अच्छा कैसे अलग है? आप एक बार ज़रा बता दीजिए कि आपकी माँगें तो अलग हैं, आप उधर का हिस्से भी उनकी नहीं थे। एमएसपी को लेकर है, उनकी जी, सब जी। फसलों को लेकर है। हम यहाँ यहाँ ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ अधिग्रहण कर लिया गया है। ज़मीन ही नहीं अधिग्रहण है खेती करने अधिग्रहण की समस्या अलग है। की। हाँ, किसी के प्लॉट की समस्या है, किसी के आबादी की समस्या है, किसी के कॉमर्शियल गतिविधि की समस्या है, किसी के हाइट को लेकर समस्या है, वो मकान कितना बड़ा है, सब पे तो नियम लागू कर दिए हैं। जहाँ 2 फुट की गली है, उसमें तुम कैसे नक्शा नीति लागू करोगे? क्या करोगे? चारों तरफ पूरे बंदिशों का एक जाल मुझे पिरो लगता है दिया। जानबूझ के करा जाता है, ताकि जब मन करे आप उठा के अंदर कर दें। हाँ, हाँ, आपको इस तरह बाँधा हुआ है किसानों को, यहाँ रहने वालों को, भई आपको कोई हक नहीं है कि आप यहाँ कुछ एक ईंट लगाओ। आपको हक नहीं है कि आप इसमें एक अपने रोज़गार के लिए एक दुकान भी नहीं खोल सकता आदमी। और मेरा रोज़गार छीन लिया गया है मुझसे, हाँ, जो मेरी किसानी थी छीन ली गई। हाँ। इनके नियम बाकायदा बादस्तूर जारी है और हम क्या बताएँ? चारों तरफ जाल है हमारे चारों तरफ, शोषण कहीं से भी कर सकते हैं। इसलिए
वक्त की फिक्र करना दान, मुसीबत आने वाली, तेरी बर्बादियों के चर्चे आसमानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे जहां से, तुम्हारी दास्ता तक न रहेगी दास्तानों में। सही मायने में हमारी एक रात ही ड्यूटी है बस। सुबह होगी, सुबह का इंतजार कर। नहीं, अगर हम इस ड्यूटी को कर पाए तो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम यही कहेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी हमसे यही कहेंगी कि तुमने चाहे ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारे आंसू तुम्हारी आंख से भी निकल सकते थे, तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमें पता नहीं हम कितना कर पाएंगे, कितना बदल पाएंगे, परंतु मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने जहां को, अपने मूल को, अपने अस्तित्व का मैं ख्याल रखते हुए तन मन धन की बाजी लगाऊं और इसमें फूल उगाऊं, इसकी महका दूं इसको मैं। एक सभ्य नागरिक, एक कर्मठ नागरिक, एक जुझारू योद्धा, वो देश के भी तो काम आ सकते हैं। एक सशक्त आदमी देश के काम आ सकता है। वो राष्ट्र के लिए काम करेगा तब वो ऐसे ही करेगा। इसलिए मैं, दो ही उद्देश्य हैं मानवता के शास्त्रों में, मनुष्य ही द्वाभ्याभ्याम प्रयोजनाभ्याम परिवर्तितव्य। प्रथमम अत्यंत पुरुषार्थ शरीर आरोग्याभ्याम चक्रवर्ती राज श्री प्राप्ति करना, द्वितीय सर्वा विद्या पठित्वा ताताम तासाम सर्वत प्रचारी करना। अत्यंत पुरुषार्थ करके शरीर को आरोग्य बनाकर करो, चक्रवर्ती राज की प्राप्ति तक करो आप, परंतु से श्री की प्राप्ति हो। किसकी हो? ऐसा लगाते हैं ना, श्री श्री फलाना लगाते हैं ना श्री, तो श्री श्रीयते सेव्यते सर्वे जगता विद्वद भी योगी भी से श्री ईश्वर। श्री ईश्वर का नाम है जिसका सब उपयोग करते हो, जिसका सब सदुपयोग करते हो, जो सबके लिए अपने अपने इच्छाओं को बलि देकर, अपने आप को मारकर समाज के लिए कुछ कर सके, तो अपने आप को इस लायक बनाना, यही मानवता है। दानवता को कुचलना है, दानवता को हराना है, मानवता का पोषण करना। इसके अलावा मानव जीवन का और कोई तो लगता नहीं, और कुछ है। एक बार भी मेरे दिमाग में आता है आप लोगों को देख के कि जैसे मेरा गाँव है। मेरे गाँव में परिवर्तन है पर धीरे है। गाँव उसके परिवर्तन के साथ चल रहा है। परिवर्तन होते जा रहे हैं, गाँव उसके साथ है। आपके यहाँ परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से हुए। तो मुझे जो दुःख होता है, वो इस बात का होता है कि जो आपकी यादें हैं, जो आपकी अपने मेरे पिताजी के साथ मैं उस नीम के पेड़ के नीचे खेलता था। आप समझ रहे हैं? आपकी तो वो याद मार डाली गई। उसका मुआवज़ा कौन देगा? मेरी यादों को मेरे सामने 2 साल में खत्म कर दिया गया। 2 साल लगे, मतलब 2-2 साल, 1-1 साल में मेरी यादों को ऐसे निपटा दिया गया कि मतलब पता ही नहीं चला। जिन तालाबों में मैं नहाया था, साफ-सुथरे तालाबों में, उनमें पानी, गंदा पानी भर, नहरों में मैं नहाता था, उसमें तुम नाले बना दिए तुमने। ये जो हिंडन नदी है, वो नाला बन गई। मेरी आँखों के सामने सब हो गया। सही बताऊं आपको मैं, जी। वास्तविकता में आप भावुक हो रहे हैं। इन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। सही मायने छोड़ा क्या है? हमारे चाचा ताऊ की संस्कृति गई, हमारे चाचा ताऊ की हमारी सब संस्कृति गई, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है इन्होंने। गांव गांव नहीं है सही में हमारे। अब गांवों में पूरे कामगार रहते हैं, पूरे गांवों में पूरे इनके बाबू लोगों के जो यहाँ सेवक हैं, धोबी कपड़ा धोता है, चाहे कोई फैक्ट्रियों में नौकरी करता है, चाहे कोई सॉरी नहीं, कोई मुझे नहीं पता था कि हाँ नहीं मैं वहाँ पहुँच रहा वो हूँ। सही। आजकल हम उन सबको झेले हुए हैं। हमारा रोजगार अब वही बन गए हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश, सब कुछ हमसे छिन चुका है। और जो कर्मण्यता आ गई युवाओं में। हमारे बाप दादे, हमारे बाबा जब टोपी वाले सब बैठते थे, तो वो खेतों की बात है, खलिहानों की बात है, वही बातें करते थे। अब नई नई चुनौतियां हैं, बच्चे काफी, क्योंकि नई नई चीज सामने आ रही है। वो अब बेचारे उनको पेट भरना है अपना, बस वो पेट भरने वाले हमारे जो है दैनिक मजदूरी करने वाले, वो गांवों को वो संभाले हुए हैं। गांवों की सारी इस नोएडा की सारी भीड़ को गांव अपने ऊपर बोझा उनके ऊपर भाई। बिल्कुल।
कौन कह रहा है विकास विकास? आग लगा दी इस विकास ने, हमारे सब कुछ समेट, सब कुछ तहस-नहस कर दिया हमारा इसने। ये सड़कें हमारे लिए नहीं बनी, हमारे लिए बहुत अच्छा होता था, हमें वही अच्छे लगते थे। बड़ा विकास समझते हैं विकास, काहे के विकास? लड़ रहे हैं आज अपने घरों के लिए, घरों के लिए लड़ तो रहे हैं और क्या है? इससे बहुत बड़ी हम लड़ते शिक्षा के लिए, हम लड़ते रोजगार के लिए। बिज़नेसेस खोलते अपने। हाँ, हुँ, हुँ। आज हम लड़ रहे हैं अपने घरों के लिए, तुमने हमारे घरों पर अपना नाम चढ़ा रखा है। दबंग नहीं करते हैं, कितने केस हम पर लगाए हुए हैं, लगाओ भाई, ठीक है हमारे सामने जैसी परिस्थिति है। आप ही के ज़मीन पे जिम बना हुआ है, आप ही के ज़मीन पे बना है और जैसे ही आप जाते हैं एडमिशन के लिए बोलते हैं लोकल्स नहीं चाहिए हमको, शर्म नहीं आती लोगों को। मतलब मेरी ही ज़मीन पे जिम सब कुछ बनाया है, है, सब कुछ है, वही मेरी है। ही ज़मीन पे फैक्ट्रियाँ खुली हैं, हाँ, लोकल्स को नहीं चाहिए, लोकल्स नहीं, लोकल्स नहीं। लोकल्स मेरी ये भी एनटीपीसी वाला देखिए उसमें भी आप गए थे। बताइए मतलब मैं कितने सारे मुद्दे उठाऊँ मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरव्यू हमारा लगभग 2 घंटे चल चुका है, मुद्दे नहीं खत्म हो पा रहे। बताइए इतने मुद्दे हैं पेंडिंग। सही मायने में अपना तो बस इतनी शांति कि हम लड़ रहे हैं और जितना हो पड़ेगा, बन पड़ेगा उतना करेंगे। अपने समय में हम जितना बुराइयों को धकेल सकते हैं, धकेलेंगे। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि किसानों का वर्चस्व बढ़ा है, आम आदमी में थोड़ी पावर बढ़ी है। हमारा मिशन चलाने से, सच का मिशन चलाने से हमारे ये बढ़ी है। आप लड़ते रहिए, चलते रहिए। बहुत बढ़िया लगा वो कहा जाता आपने एक बात मुझे अभी भी हमेशा याद रहेगी कि अगर योद्धा खेती कर रहा है, उससे बहुत अच्छी स्थिति है कि खेतीहर लोग युद्ध लड़ने जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फल हेतुः ते संगतु अस्तु अकर्मणि। कर्म कर बस। फल तो उस एक व्यवस्था के तहत आप एक बड़ी चीज की मांग कर रहे हैं, एक बड़ा एक व्यवस्था है, तो उस उतने लोगों को उसमें सहभागिता बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी, आप तैयारी करिए अपनी। रास्ते तो अब भी है, तू ही कहीं पे खो गए। रोशनी कल फिर लौटेगी, सूरज भले आज सो गए। एक ही उम्मीद की किरण, जीवन तेरा बदल जाएगी। तू उठ तो सही, चल तो सही, मंजिल तुझे मिल जाए। विश्वास पैदा करो। और मैंने देखा है कि आप जिद आइए ना, जिद पे को हक लेने को मना नहीं है, और रोना इसकी दवा नहीं। हिम्मत कर, जुनून जगा और अपना हक छीन के ला। तो ढेरों बच्चे तैयार हैं, ढेरों युवा शक्ति इसी आधार पर काम करती है, हमारे हाव भाव के आधार पर काम करती हैं, पूरे अनुशासन में काम करती हैं। और मेरा ऐसे ही मानना है कि हम कोई विकृति नहीं फैला रहे, सिर्फ इसी बहाने से ही लोगों को एक अच्छाई बताने का, अच्छे रास्ते पर लाने का, युवाओं को मजबूत बनाने का। जब मैं पिछली बार जेल से आया था, तो जेल आपके में लिए जेल की ऐसी बात होगी जैसे कोई ऐसा नहीं होता कि पिछली बार जब मैं जेल से आया जैसे बोलते पिछली बार जब मैं फ्रांस से लौटा था। तो मैंने लिखा था, तुम कितने डंडे सेकोगे, कितने जेलों में डालोगे, अपनों का हक लेने से तुम हमको कब तक रोकोगे, तुम हमको कब तक रोकोगे। युवा शक्ति जब जेल गई, बड़ी मुसीबत झेल गई, माँ बहनों की गाली पर संयम की भाषा बोल गई। युवाओं को सशक्त बनाने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, अपनों का हक लेने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरी माता बहनों ने भी अपना जलवा दिखा दिया, तुम जेलों में ठूसो थे, आंदोलन करके दिखा दिया। लक्ष्मीबाई बनाने से तुम मुझको मुझको कब तक रोकोगे, अपनों का हक लेने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। इससे अच्छा मुझे कोई काम नहीं मिल सकता। इस जन्म में मुझे बहुत बेहतरीन काम मिला हुआ है, और मैं सुनील जी बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत संतुष्ट हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये ठेकेदार बना दिया। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जितना भी मैं दिया हूँ, बुझ तो जाऊंगा, पर सुबह तो कर ही जाऊंगा। हाँ? बहुत अच्छा आपका लगा। बहुत समय मैंने आज नहीं अरे ले बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करने में बहुत लिया। मजा आया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कि आपसे बात ही करना चाहता था, मैं कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहता। नहीं नहीं यही बातचीत ही करनी ही थी हमको एक्चुअल में। हाँ, मैं आपसे सिर्फ जो है, हाँ मैं आपके साथ बैठूंगा क्योंकि मैंने आपके हाव भाव देखे थे। तो मैं ये कह रहा सब, मैं आज मेरे मन में आई है, मैं चलो बात करता हूँ आज।
इंटरव्यू तो मेरे बस की नहीं है, मैं तो बात कर सकता हूँ बस। नहीं, नहीं, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से बहुत मज़ा आया, इसलिए उसके पीछे कारण ये है ना कि सबसे ज़रूरी ये होता है ना कि आप ऐसे लोगों से मिलो जो सच्चे हों। क्योंकि दुनिया में मतलब झूठ ऐसे फैल गया है कि हर दूसरा व्यक्ति झूठा है। तो मेरा ये है कि जब मुझे अपने जैसे लोग दिखते हैं तो मैं उन्हें ना उनको जैसे उन्होंने कहा था ना विवेकानंद जी ने कि जब आपको अपने जैसा व्यक्ति मिले उसको दाहिने हाथ से पकड़ो, क्योंकि आपको दूसरा नहीं मिलेगा आप जैसा, इसलिए उसको पकड़ो, उसे जाने मत दो जल्दी। कर्तव्य में दक्षिण हस्ते, जयो में सब अहित। जी, जी। अगर कर्मठता मेरे दाएं हाथ में है तो सफलता मेरे बाएं हाथ का काम है। बस हम अपने मिशन में जान डाल सकते हैं और सबसे बेहतरीन बना सकते हैं। आपके लिए भी वही है और मेरे लिए भी। हुँ, आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो है। अनुत पुनरेहि विद्वानो अनुदयनम पथै। आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो है। क्या बोलता है? पथ की चढ़ाई को जानता हुआ समझदार लोगों से आगे बढ़, ऊंचाइयों को छू। आगे बढ़ना, ऊंचाइयों को छूना एक जीवित प्राणी का जीवंत गमन मार्ग है। इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। मत रखिए, नए नए रास्ते आपको खुलने वाले हैं अगर आप अपने विचारों को मार दिया, अगर आप स्वार्थ में जकड़े गए, अगर आप किसी दबाव में आ गए, किसी प्रभाव में आकर अपने मिशन को, अपनी आत्मा को मारने का कोशिश करी, तो मारा मारा हुआ आत्मा आपके साथ साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। कोई विचार ही नहीं आएंगे। क्या होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं, अंधं तम प्रवशन्ति ये अविद्या उपासते तो भूयुते तमो विद्यामृता। क्या था? जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो गलत बात को आश्रय लेकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इतनी सी बात होती है कि उसकी बुद्धि का थोड़ा सा रोक दिया जाता है। आपकी आपकी दृष्टि थोड़ी शिथिल कर दी जाती है, रोक दी। अंधन अंधन तंत्र, जो विद्या की उपासना करते हैं, जो गलत को अपना लेते हैं, आप अपनी प्रतिभा को कुंद कर देते हैं, जर लगा लेते हैं। तो आप नए नए आयामों को छूइए और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जहां एक नयापन पैदा करेंगे, उजाले को लाइए, कोशिश करिए। और यही कि जो अपने मिशन के प्रति सच्चाई से रहते हैं, कौन हरा सकता है? एक मंत्र लास्ट कह के खत्म करता हूँ आपको, बहुत मैं कभी नहीं प्लीज़, प्लीज़। गर्भयोसाम अददु असानी वसम अपिचेन मनसा उद्दिव्या सविस्वा सुमना सुमना योग्य अभी शासनिकार बनते इज्जितिम। जीत का मंत्र बताया कि कौन जीता हुआ है। जीत जय सफलता सबको अच्छी लगती है। क्या है जीत जय सफलता? कोई एक दिन की कोई सफलता, क्लास पास कर ली वो भी जीत है। कोई लाभ प्राप्त कर लिया, क्या वो भी जीत है? क्या कोई पद प्राप्त कर लिया, क्या वो जीत है? नहीं, विश्वास सब दिनों की। गर्भयोसाम अददु, जिसने अपने अंतकरण में बलवती कामना को लिए हुए, जो अपने अंतकरण में जिसकी बलवती कामना है, तुच्छ कामना नहीं, छोटी कामना नहीं, मैली कामना नहीं, मटमैली कामना नहीं, लोभी कामना नहीं, ईर्ष्यालु कामना नहीं, कोई बड़ी कामना जिससे आप बड़ा करना है, स्वार्थी कामना नहीं। जी, जी। क्योंकि स्वार्थ में कभी धर्म सिद्ध नहीं होता, परोपकार में धर्म सिद्ध होता है। एक बड़ा मिशन हो आपका। तो बोलता है जिसने अपने अंतकरण में धारण किया है बलवती कामना को और मुख में प्रेरणास्पद वचन को। ध्यान रखना, आपके बोले गए शब्द किसी के अंदर सफलता अथवा असफलता के बीज बो सकते हैं, तो इसलिए सावधान। धारण किया है मुख में प्रेरणा, गर्भयो सामने तो आसानी उपजीव्या, और वाणी से बोलता है, जो धारण करता है सत्यता को, बोलता है सत्यता को, जो है सुमना, सुमन वाला, प्रसन्न मन वाला, अच्छे मन वाला, कुटिल मन वाला नहीं। आप अपने साधन से कुटिलता भी ला सकते हो, द्वेष के अंबार लगा सकते हो, द्वेषपूर्ण माहौल बना सकते हो। अपने लिए जो जो चाहो उसे कर, जो चाहो उसे इकट्ठा कर सकते हो। बोला सुमन वाला, सुमना योग्य, योग्य हो। अभी और लगा दिया, अपने चारों तरफ योग्यों के बीच में रहने वाला। कैसा हो? योग्य लोगों के साथ रहे। योग्यों के साथ। इसलिए सिंहों की बस्ती में बसिए, जल में घुसिए, कर अपने में बिच्छू रखिए, कान खजूरों कान में डाल के चाहे जहर हलाल पीजिए, पर मूर्ख के संग प्रीत मत कीजिए। क्या बात है, सही बात है। प्रीति मत कीजिए हुँ, मूर्ख के संग। तो सही मायने में योग्य भी है। शीर्षासनी बांटने वाला, बांटो ना।
क्या कौन सी ऐसी जो 100 हाथों से इकट्ठे करते हैं और हजारों से बंटती हो, हजारों हाथों से जो बंटती हो, विद्या ही तो है, आपको ज्ञान ही तो है। 100 हाथों से इकट्ठा करो, हजारों से बांटो, 1000 हाथों से। सिसासानी बनते कार जितिम, कार कहते हैं उस सुकर्मा को जिसके होने से जो हो और ना होने से ना हो। लोग देखते रहे, वो आता तो करता, वो होता तो करता। तो आपको विपरीत स्थिति में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो इससे सौभाग्य आपके लिए कौन सा बड़ा? इज्जत वंते इज्जितिम, वह ही जीता हुआ जाना जाता है। विश्वास जो सब दिनों, तो सफलता क्या है? निरंतरता में। आप साइकिल का पेडल मारते रहिए, साइकिल चलती चली जाए। बस आप ये रुक गए हैं, तो रुकते ही तो पानी, रुके हुए पानी में देखो खले तालाब में वो काई आ जाती है। जी, आप हाथ मार दो तो हुँ, दूर चली जाती है। हुँ। आप हाथ मारना बंद कर दो फिर तो आ आपके ऊपर आ जाती है। तो आप लगातार प्रयास करते रहो तो काई दूर रहेगी, आपको साफ-साफ दिखाई पड़ेगा। तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपने वही बुलाया। कह रहा था कि वेस्ट वाले हम इंटरव्यू खत्म भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इनसे बातचीत चलती रहती है, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो जाती है। मैं कह रहा था कि जो वेस्ट वाले हैं, जो अमेरिकन्स हैं, ये हैं, वो हैं, वो बार-बार बोलते हैं कि जो चाहिए वो यूनिवर्स से माँग लो, है ना? जो अभी-अभी आपने कहा कि हमारे पूर्वजों को ये पता था जो चाहिए यूनिवर्स से माँग लो, इसीलिए इसको माया कहते थे वो, सब माया है, ठीक? वो कहते थे जो चाहिए यूनिवर्स से माँग लो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ वो एक और कड़ी जोड़ते थे, अगर यूनिवर्स से माँग रहे हो तो भगवान को माँग लो। इसके चक्कर में क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं सब माया है कि हम माँगे मिलेगा क्या तुम्हें? जा पर जहि के सत्य सनेहु, ता फल मिलै न कछु संदेहु। ठीक है? सच्चे स्नेह से आप लगिए, कैसे नहीं होगा पूरा कार्य, ठीक है ना? तो यू आप बिल्कुल सही हुँ, कहिए। आप हुँ, देखो, नींव आपकी है, हुँ, हुँ, मंजिल आपको तैयार करनी है, मसाला आपको तैयार करना है। अपना व्यक्तित्व, अगर आप कमज़ोर व्यक्तित्व से चलेंगे तो काम नहीं पड़ेगा, आपको मजबूत तो बनना पड़ेगा। आपको सही मायने में विपरीत परिस्थिति में अगर आप सुख देख सकते हो, देखो, और सच्चा सुख वहीं से मिलेगा, जी, आधार वहीं बनेगा। लोगों को सीख दे सकते हो, तो जिसने विष नहीं पी सकता तो शंकर कैसे बनेगा? ये बताओ। हुँ, आगे चलो और आगे चल के धुआँ छोड़ो, अग्नि हो तो चलो। यदि वीरो अनुच्छात अग्निविंदित मर्त्य। अगर वीर बनना चाहता है, मृत्यु तक में विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने अंदर अग्नि को धारण करो। और जब आदमी अग्नि को धारण करता है, तब जन्म होता है वीरता का। और कहते वीर हो गया उसके अंदर। जी।